हम्म। एग्ज़ाम पास आए दिल घबराए सर, अब तो आप ही हमें इस पूरे एग्ज़ाम से बचाए। करेक्ट। एआई का टेंशन जो है, मुझे पता है आपको सारे सब्जेक्ट्स का बहुत बहुत टेंशन हो रहा होगा, लोग मैथ्स के लिए भी पढ़ रहे होंगे, बट एटलीस्ट एआई का टेंशन है मैं आपके लिए उतार दूंगा। ठीक है। यहाँ पर एक यूनिट लेके आया हूँ, इसके साथ साथ में सारी यूनिट्स पहले ही कवर कर देंगे हम एग्ज़ाम से। आपको बस इतना टाइम देना है जितना मेरे लेक्चर में जा रहा है। ठीक है। अच्छा। इसके साथ में प्रैक्टिस लेक्चर भी आएगा, बस वो लेक्चर्स देख लो, प्रैक्टिस लेक्चर, और ये आप लोग आराम से कंटेंट पे ट्रस्ट कर सकते हो, पूरे के पूरे फुल मार्क्स लाओगे। ये मैं पिछले 5 से 6 साल से कर रहा हूँ। ठीक है। तो बस जस्ट बी कूल एंड आराम से चिल करते हुए पूरे चैप्टर्स को बस लेक्चर एक बार देख लो, एंड देन लास्ट डे मैं पूरा का पूरा दिन रात रिवाइज करवा दूंगा आपको, और प्रैक्टिस भी करवा दूंगा। ठीक है। इतने से पूरा 100% मार्क्स लाने की गारंटी मैं दे सकता हूँ। ठीक है, अगर आप अच्छे से पढ़ रहे हो तो। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। ठीक है, चालू करें। ओके, लेट अस स्टार्ट अ लेक्चर। सो एक पहले ओवरव्यू देख लेते हैं। ठीक है, ये चैप्टर के अंदर 3 पार्ट्स होने वाले हैं, हमको दिख रहा है साफ साफ। 3 पार्ट्स कौन से सर? 3 पार्ट्स होने वाले हैं, इंट्रोडक्शन, डोमेन्स ऑफ एआई और एथिकल फ्रेमवर्क्स ऑफ एआई। ठीक है। अब ये कैसे चैप्टर जो है डिवाइड किया गया है, ये मैं आपको समझाता हूँ, एंड जस्ट एन ओवरव्यू ऑफ द चैप्टर। ठीक है, सो दैट बिफोर यू गो इनटू द चैप्टर आपको एक आइडिया हो। एआई प्रोजेक्ट साइकिल मतलब हमारे पास 6 स्टेजेस होते हैं प्रोजेक्ट साइकिल में, जहाँ पर हम लोग एक प्रोजेक्ट की पूरी साइकिल देखते हैं। ठीक है, ये पार्ट है। उसके बाद डोमेन्स ऑफ एआई मतलब इट्स लाइक सुपर पावर्स ऑफ एआई, जो 3 मेजर डोमेन्स ऑफ एआई होते हैं: डेटा, कंप्यूटर विजन और एनएलपी। ठीक है, स्टैटिस्टिकल डेटा, कंप्यूटर विजन और एनएलपी। एनएलपी लैंग्वेज को इंटरप्रेट और अंडरस्टैंड करने में हेल्प करता है। ठीक है, नेचुरल लैंग्वेज को और उस कंप्यूटर के साथ रिलेशन में, चैटबॉट्स वगैरह जैसे एग्जांपल हो गए इसके। ठीक है, कंप्यूटर विजन इट्स लाइक कंप्यूटर को विजन देना, एनीथिंग रिलेटेड टू इमेज प्रोसेसिंग, वीडियो प्रोसेसिंग, कंप्यूटर विजन के अंदर आ गया। उसके बाद स्टैटिस्टिकल डेटा जो है, स्टैटिस्टिकल डेटा मतलब डेटा प्रोसेसिंग, डेटा उससे रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं वो सब स्टैटिस्टिकल डेटा के अंदर आएंगी, मोस्टली एनीथिंग रिलेटेड टू प्रिडिक्शन। ठीक है, दैट वुड बी अंडर स्टैटिस्टिकल डेटा। तो ये डोमेन्स ऑफ एआई हो गया। ठीक है, 3 डोमेन्स ऑफ एआई हमको देखना है। उसके बाद जो आज नया है, आज मतलब इस साल जो नया हमारे लिए आया है, ठीक है, अभी तक करिकुलम जो था उसमें एक चेंजेस जो हुए हैं ना, दैट इज़ एथिकल फ्रेमवर्क्स ऐड हुआ है। एथिकल फ्रेमवर्क्स का मतलब क्या होता है? एथिकल फ्रेमवर्क्स मतलब इसमें 2 वर्ड है। ठीक है, एथिक्स और फ्रेमवर्क। ठीक है, एथिकल फ्रेमवर्क्स में हम लोग एथिक्स देखेंगे। एथिक्स मतलब क्या सही है क्या गलत है। मतलब मैं रोड पे जा रहा हूँ, मुझे कोई एल्डरली इंसान मिलता है और ट्रैफिक लाइट के पास में, तो मैं जाके उसकी हेल्प करके उसे दूसरी साइड क्रॉस करवा देता हूँ। ठीक है, सो दिस इज़ अ डिसीजन विच आई मेड अकॉर्डिंग टू माई एथिक्स, मेरी सोशल एथिक्स के हिसाब से। कुछ लोग नहीं प्रेफर करेंगे कि मेरा टाइम जा रहा है। ठीक है, सबके अलग अलग वैल्यूज़ होती हैं, सबके अलग अलग एथिक्स होते हैं, तो द राइट मॉरल्स या फिर द वे टू डील विद इट, वो हम लोग एथिक्स में डिफाइन करते हैं। एंड एथिक्स का ही फ्रेमवर्क, फ्रेमवर्क मतलब जैसे प्रोजेक्ट साइकिल एक प्रोजेक्ट का फ्रेमवर्क है, वैसे ही फ्रेमवर्क के ऊपर हम लोग एथिकल फ्रेमवर्क्स के ऊपर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें अलग अलग सेक्टर्स वैल्यू बेस्ड हम लोग देखेंगे। ओके, चैप्टर का ओवरव्यू आपको जो जो है अभी क्लियर होगा। अब हम लोग चैप्टर के बारे में देखते हैं और एक एक करके हर चीज़ को डिटेल में पढ़ते हैं। इसके अलावा आपको कहीं से भी कुछ भी रेफर करने की, पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, थेरी पार्ट के लिए दैट दिस पार्ट इज इनफ। ओके, सबसे पहले देख लेते हैं प्रोजेक्ट साइकिल क्या है। प्रोजेक्ट साइकिल क्या है? प्रोजेक्ट साइकिल इज अ स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस टू सॉल्व प्रॉब्लम्स यूजिंग प्रूवन साइंटिफिक मेथड्स एंड ड्राइंग इन्फरेंसेस अबाउट देम। स्टैंडर्ड डेफिनेशन है, हर साल यही डेफिनेशन जो है लाइक हम फैसिलिटेटर से लेते हैं और हर साल मैं बताता हूँ। यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स टू फोकस है वो है साइंटिफिक मेथड। मतलब दिस इज़ अ प्रूवन साइंटिफिक मेथड। हम लोग कोई हिट एंड ट्रायल नहीं कर रहे हैं कि नहीं नहीं ये प्रोसेस नहीं, सेकंड वाले को फर्स्ट पे लगा देंगे, फर्स्ट को सेकंड में लगा देंगे, ऐसा प्रोसेस कुछ बना दे, नहीं नहीं। हमने ट्राई कर रखा है इतने सालों से, अलग अलग प्रोसेस, एक प्रोजेक्ट को बनाने में अलग अलग प्रोसेस लगा रखे हैं, बट द बेस्ट वी हैव केम आउट इज दिस। ठीक है, सो हमने 6 जो है स्टेप्स बनाए हुए हैं कि एक प्रोजेक्ट मुझे करना है, चाहे वो प्रोजेक्ट आपका एक आपके दोस्त के लिए, ठीक है, कोई ग्रीटिंग कार्ड ही क्यों ना बनाना हो। ओके, तो अभी वैलेंटाइंस डे पास में आ रहा है, तो डूइंग समथिंग वुड ऑल्सो बी एन प्रोजेक्ट। ठीक है, तो आप उसमें एक कार्ड बनाना चाहते हो तो दैट वुड ऑल्सो बी अ प्रोजेक्ट। ठीक है, ऐसे ही इफ़ यू वांट टू मेक एन एआई मॉडल तो दैट इज़ ऑल्सो एन प्रोजेक्ट। ठीक है, आप स्टार्टअप चला रहे हो, वो भी एक प्रोजेक्ट है। उसमें क्या क्या स्टेजेस हो सकते हैं वो हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर 6 स्टेजेस हैं। कंफ्यूज मत होना, पुरानी जो टेक्स्ट बुक आप देखोगे या फिर पुराने चैप्टर्स देखोगे, पुराने लेक्चर्स देखोगे यूट्यूब पे, तो उसमें 5 लिखा होगा, 5 स्टेजेस। दैट इज़ बिकॉज क्योंकि रिवीजन हुआ था इस करिकुलम में इस साल। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो
हमारे 6 स्टेजेस होते हैं प्रोजेक्ट साइकिल में। पहला स्टेज क्या होता है? प्रॉब्लम स्कोपिंग। इसको समझो, ठीक है। आपने कोई प्रॉब्लम लेते हैं, चलो मैंने प्रॉब्लम लिया एक ग्रीटिंग कार्ड बनाने का, ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, आई विल अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम। मुझे मुझे है ना प्रॉब्लम को समझना है कि ग्रीटिंग कार्ड में कैसे बनाना है, क्या करना है। सबसे पहले आप प्रॉब्लम को समझोगे, ठीक है। प्रॉब्लम समझने के लिए आप क्या करोगे, यू वुड हैव टू फाइंड आउट फ्यू थिंग्स, ठीक है। अब मुझे पता नहीं सर कि मैं प्रॉब्लम कैसे समझूँ, ठीक है। प्रॉब्लम समझने के लिए कोई, मैं ऐसा बोलूँगा सर प्रॉब्लम समझो, तो ऐसे समझ में नहीं आएगा। देर शुड बी सम वे टू फिगर आउट कि प्रॉब्लम कैसे समझते हैं, करेक्ट। तो हमने इसको ईजी कर दिया, हमने प्रॉब्लम स्कोपिंग को ईजी करने के लिए एक फ्रेमवर्क उसके अंदर भी डाल दिया, उसके अंदर भी कुछ स्टेप्स डाल दिए कि आप ये 4 डब्ल्यू होते हैं प्रॉब्लम स्कोपिंग में, इन 4 डब्ल्यूज को फाइंड कर लो, आपको पूरी प्रॉब्लम समझ में आ जाएगी, ठीक है। व्हाट आर दीज 4 डब्ल्यूज? दीज 4 डब्ल्यूज आर देर ऑल्सो नोन एज 4 डब्ल्यूज ऑफ प्रॉब्लम स्कोपिंग, या फिर 4 डब्ल्यू प्रॉब्लम कैनवस भी बोला जाता है इसको, ठीक है। इसमें क्या होता है, हु वॉट वेयर एंड वाई, ठीक है। हु वॉट वेयर एंड वाई, ओके। एक चीज़ इसमें दिखा देता हूँ मैं आपको। प्रॉब्लम स्कोपिंग की डेफिनेशन अगर बोलना है तो प्रॉब्लम स्कोपिंग इज यूज टू डिफाइन द प्रॉब्लम, गोल एंड सक्सेस क्राइटेरिया। मतलब आप मेजर कैसे करोगे, अगर मेरा प्रॉब्लम, मैंने प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया, स्टार्टअप बना भी दिया किसी प्रॉब्लम के लिए, या फिर मैंने कार्ड बना भी दिया, तो हाउ विल आई मेजर कि मैंने जो कार्ड बनाया वो अच्छा है, ठीक है। सामने से अप्रिशिएशन आएगा तब, ओके। फॉर एग्जांपल मैंने एक ऐप बनाया ट्रैफिक लाइट के लिए, ट्रैफिक जहाँ पर ट्रैफिक होता है, ठीक है, उसको सॉल्व करने के लिए एक कंप्यूटर विजन सिस्टम बनाया, तो उसकी सक्सेस कैसे डिफाइन होगी कि ट्रैफिक कम हो रहा है, ओके। सो कौन कौन अफेक्टेड है, क्या उनको फ़ायदा हो रहा है कि नहीं, ऐसे बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं मैं डिस्कस, उनको स्टेक होल्डर्स बोलता है, मैं आगे बताता हूँ। सो पहले हमको क्या है, प्रॉब्लम को समझने के लिए हमने बोला एक कैनवस बनाते हैं जिसको फिल करने से हमें समझ में आ जाएगा। तो ये कैनवस क्या है, हु वॉट वेयर एंड वाई। इसको याद रखना है आपको कि ये 4 4 डब्ल्यू कैनवस में होता है, हु वॉट वेयर एंड वाई। इसमें हु जो होता है, ओके, विच टेल्स अस, ये इसको प्रॉब्लम्स स्टेटमेंट टेम्पलेट भी बोलते हैं, ठीक है। अगर इसी 4 डब्ल्यूज़ को, ठीक है, 4 डब्ल्यूज़ होता है हु वॉट वेयर एंड वाई, उनको अगर मैंने एक टेबल में लगा दिया, ठीक है, एक टेम्पलेट में लगा के मैं उस टेम्पलेट को फिल कर दूं, तो उसको हम लोग प्रॉब्लम स्टेटमेंट टेम्पलेट बोलते हैं। और उस टेम्पलेट के अंदर क्या क्या लिखना होता है सर, उस टेम्पलेट के अंदर आपको लिखना होता है सबसे पहले हु, फिर वॉट, वेयर एंड वाई, हु वॉट वेयर एंड वाई, ठीक है। हु में क्या आता है, हु डिफाइंस कि हु इज़ द स्टेक होल्डर ऑफ द प्रॉब्लम। ये कीवर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन आते हैं हर बार, ठीक है। अगर इसमें से कोई क्वेश्चन आएगा तो वो इधर से ही आएगा, ठीक है। मैच द फॉलोइंग आएगा कि ये स्टेक होल्डर है, ठीक है, एंड ये हु है, तो हु मैचेस विद द स्टेक होल्डर्स, हु इज़ द स्टेक होल्डर ऑफ द प्रॉब्लम, ठीक है। एंड देन नेक्स्ट वॉट, ठीक है। सो वॉट इज़ द इशू, एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है, ओके, दैट यू हैव टू डिफाइन हेयर, ठीक है। एंड देन वेयर, कॉन्टेक्स्ट, सिचुएशन, लोकेशन, कहाँ पर प्रॉब्लम है, ट्रैफिक लाइट को सॉल्व कर रहा हूँ तो कहाँ पर ट्रैफिक आ रहा है, यू डिफाइन द रीजन ऑफ द, लाइक डिफाइन द रीजन जहाँ पर आप ये प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो, वो समझना है, ठीक है। एंड देन उसके बाद वाई, वाई टेल्स अस कि ये सॉल्व करने से व्हाट, लाइक इज द प्रॉब्लम एक्चुअली वर्थ सॉल्विंग, ठीक है। पहला क्वेश्चन ये होता है। एंड देन सेकंड क्वेश्चन ये है कि ये सॉल्यूशन हेल्प कैसे करेगा स्टेक होल्डर को। स्टेक होल्डर मतलब क्या होता है, स्टेक होल्डर मतलब एनीवन हु इज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एसोसिएटेड विद द प्रॉब्लम, ओके। रिमेंबर दिस लाइन, एनीवन हु इज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एसोसिएटेड विद द प्रॉब्लम इज कॉल्ड अ स्टेक होल्डर। जिसको भी फर्क पड़ रहा है उस प्रॉब्लम के सॉल्व होने से, वो स्टेक होल्डर है, ठीक है। तो ये आपको फिल करना है, जैसे ही आप ग्रीटिंग कार्ड का बना रहे हो तो यहाँ पर स्टेक होल्डर लिख देना है, और ये ऐसी ये टेम्पलेट होती है, ठीक है। टेम्पलेट आपको याद रखनी है, क्या पता है क्वेश्चन आ जाए इस पर कि क्रिएट अ प्रॉब्लम स्टेटमेंट टेम्पलेट फॉर, आगे लिख देंगे कोई एक सिनेरियो या फिर कोई एक प्रॉब्लम, ठीक है, करेक्ट, ये अंडरस्टूड है, ओके। इसमें क्वेश्चन अगर आ गया व्हाट इज द प्रॉब्लम स्टेटमेंट टेम्पलेट, तो आप ये डिफाइन कर सकते हो कि प्रॉब्लम स्टेटमेंट टेम्पलेट हेल्प्स अस टू समराइज ऑल द की पॉइंट्स इनटू सिंगल टेम्पलेट, एंड यहाँ से आप बाकी भी चीज़ें लिख सकते हो, तो मैंने डाल दिया ऐसे। बाकी क्वेश्चंस में हम लोग देख लेंगे, ओके। तो दिस वाज प्रॉब्लम स्कोपिंग। उसके बाद डेटा एक्विजिशन। डेटा एक्विजिशन का मतलब क्या होता है, डेटा को एक्वायर करना, मतलब डेटा को इंटरनेट से ढूंढ के निकालना, ओके। डेटा एक्विजिशन में क्या होता है, डेटा एक्विजिशन में हम लोग देखते हैं कि हाउ टू एक्वायर डेटा। पहले तो डेटा सोर्सेज के बारे में देखेंगे, और फिर डेटा को कितने सेट्स में या फिर कितने टाइप्स में डिवाइड किया जा सकता है। अब फॉर एग्जांपल आप एक एआई मॉडल बना रहे हो, या फिर फॉर एग्जांपल आपने क्या है, मैं आपको ही एग्जांपल लेता हूँ, समझो आप एक एआई मॉडल हो, ठीक है। तो आपको, अभी आप एग्ज़ाम दे रहे हो, बोर्ड एग्ज़ाम, ठीक है। बोर्ड एग्ज़ाम देने से पहले आपको बहुत सारा डेटा जो है पहले ट्रेन किया होगा उसमें, मतलब आपने बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस किए होंगे, ठीक है। उसके बाद आप जाके बोर्ड एग्ज़ाम दोगे, ठीक है। तो आप पहले क्वेश्चन आपको ट्रेन किया जाता है, ठीक है, एंड देन आपका टेस्ट लिया जाता है, तभी मैं बता सकता हूँ कि आप एक करेक्ट मॉडल हो कि नहीं, या फिर आप एक करेक्ट मॉडल, यहाँ पर इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज यू आर अ मॉडल हु इज़ लर्निंग एआई, ठीक है।
फॉर एग्जांपल मॉडल कुछ और सीख रहा है, मॉडल ट्रैफिक के बारे में सीख रहा है, तो उसको ट्रैफिक के बारे में पहले डेटा देना पड़ेगा, फिर टेस्ट करेंगे ताकि पता चल जाए कि सही में ही कुछ कर पा रहा है कि नहीं। ठीक है, वैसे ही तुम पास होते हो इसका मतलब यू आर एक्चुअली डूइंग समथिंग गुड और यू आर एक्चुअली एबल टू लर्न दैट। ठीक है, सो डेटा एक्विजिशन क्या है? पहले तो डेटा क्या होता है? डेटा इज अ पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन और फैक्ट्स, बेसिकली रॉ फैक्ट्स, ठीक है, एंड स्टैटिस्टिक्स टुगेदर इज कॉल्ड डेटा। ठीक है, रॉ फैक्ट्स, डेटा इज जस्ट रॉ फैक्ट्स। ओके, यहाँ पर और डेफिनेशन भी लिखी हुई है। मैंने यहाँ पर ट्रेनिंग और टेस्टिंग के बारे में बताया, तो बेसिकली ट्रेनिंग और टेस्टिंग ये दो टाइप ऑफ डेटा सेट्स होते हैं जिनको हम लोग ऑलमोस्ट द रेशियो ऑफ 80 से 20 या फिर 75 से 20 भी बोल सकते हो। ठीक है, ट्रेनिंग इज मोस्टली ऑलमोस्ट 4 टाइम्स द टेस्टिंग डेटा। ठीक है, ओके, तो यहाँ पर ये दो टाइप ऑफ डेटा सेट्स होते हैं और उसके बाद हम डेटा एक्विजिशन भी देख सकते हैं। देखो मैंने यहाँ पर डेटा सेट्स के बारे में लिखा हुआ है। तो ट्रेनिंग डेटा किस लिए यूज होता है? टू ट्रेन द मॉडल। टेस्टिंग डेटा किस लिए होता है? टू टेस्ट द मॉडल। ये हम लोग मॉडलिंग में भी एक बार देखेंगे। ओके, बाकी कुछ और भी कीवर्ड्स हैं अगर आपके एग्जाम में आ गए, जैसे डेटा फीचर्स। डेटा फीचर्स का मतलब क्या होता है? डेटा फीचर्स मतलब आप कोई डेटा कलेक्ट कर रहे हो तो उसमें लाइक क्या क्या टाइप है। ठीक है, इट्स नॉट डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा, पर उसके अंदर ही क्या क्या डिफरेंट चीज़ें हैं डेटा के अंदर। फॉर एग्जांपल आप एक ऐप बना रहे हो रिगार्डिंग किसी एक एम्प्लॉय मैनेजमेंट सिस्टम बना रहे हो, उसके अंदर क्या क्या टाइप ऑफ डेटा आ सकता है? उसके अंदर सैलरी अमाउंट आ सकता है, डेटा लाइक परसेंटेज ऑफ इंक्रीमेंट एवरी ईयर, इंक्रीमेंट का पीरियड क्या हो सकता है, बोनस कितना जा रहा है पर मंथ। ओके, ये सब चीज़ें जो होती हैं वो कलेक्ट हो सकती है उस ऐप के अंदर। तो आपको ये सारी चीज़ें जो है इतने डेटा फीचर्स को निकालना पड़ेगा। व्हाट इज़ द फीचर ऑफ द डेटा? फॉर एग्जांपल एक एप्पल है, उसकी फ़ोटो में उसके क्या क्या फीचर है, राउंडनेस कितनी है, कलर क्या है। ओके, सो ये दीज आर कॉल्ड डेटा फीचर। सो दिस आप डेफिनेशन देख सकते हो, मैं आपको समझा रहा हूँ, डेफिनेशन तो सामने लिखी हुई है। ओके, तो डेफिनेशन इज डेटा फीचर रेफर टू द टाइप ऑफ इन्फॉर्मेशन यू वांट टू कलेक्ट, एंड हमने एग्जांपल मैंने आपको बता दिया। ओके, ये प्रीवियस एग्जांपल तो बुक में होगा इसलिए यहाँ पर ऐसे आ रहा है। ठीक है, ऑलराइट, तो ये समझ में आ गया। उसके बाद बिग डेटा क्या होता है? बिग डेटा मतलब बिग डेटा इज एसोसिएटेड विद ये, लाइक अगर आपको एग्जाम में आता है वेलोसिटी, वेराइटी एंड वॉल्यूम। ठीक है, जिस डेटा की वेलोसिटी, वेलोसिटी मतलब कितनी स्पीड पे प्रोड्यूस हो रहा है, जिस डेटा की वेराइटी मतलब कितना टाइप ऑफ डेटा प्रोड्यूस हो रहा है, एंड जिस डेटा की वॉल्यूम बहुत ज़्यादा हो। ठीक है, वॉल्यूम ज़्यादा हो, वेराइटी ज़्यादा हो, वेलोसिटी ज़्यादा हो, उसको बिग डेटा बोलते हैं। और मोस्टली ये डेटा डीप लर्निंग के लिए हम यूज़ करते हैं, न्यूरल नेटवर्क्स, डीप लर्निंग एल्गोरिथम्स में हम लोग बिग डेटा को यूटिलाइज करते हैं। ठीक है, समझ में आया? ठीक है, सो बेसिकली इट एक्सीड्स द ट्रेडिशनल कैपेसिटी, और ट्रेडिशनल सॉफ्टवेयर की कैपेसिटी को एक्सिस्ट लाइक एक्सीड कर देता है। तो इसलिए हम लोग को बिग डेटा के लिए स्पेसिफिकली जो एल्गोरिदम्स हम लोग यूज़ करते हैं वो न्यूरल नेटवर्क्स होते हैं। ओके, ये आपको रिलेट कर सकता है। डीप लर्निंग इज मोर टुवर्ड्स बिग डेटा। ठीक है, एंड यहाँ पर अनस्ट्रक्चर टाइप ऑफ डेटा पे फोकस किया जाता है। ठीक है, ये हो गया बिग डेटा, मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। ओके, इसके अलावा मैं एक और चीज़ यहाँ पर ऐड करना चाहूँगा। ओके, लेट मी जस्ट ऐड इट। तो यहाँ पर एक और चीज़ जो होगी वो है डेटा सोर्सेस। ठीक है, ठीक है, डेटा सोर्सेज में हम लोग क्या डिस्कस करेंगे? डेटा सोर्सेज में हमको चाहिए क्या क्या सोर्सेज ऑफ डेटा हो सकते हैं। तो ये आप लोग खुद से भी बहुत सिंपल है, बट मैं कुछ बोल देता हूँ, जैसे वेब स्क्रैपिंग, कुछ नई डेटा सोर्सेज बोलता हूँ जो आपको शायद ना पता हो। ठीक है, जैसे वेब स्क्रैपिंग हो गया। वेब स्क्रैपिंग क्या होता है? वेब स्क्रैपिंग मतलब इंटरनेट से डेटा को निकालना, और इसके लिए हम लोग पाइथन की एक लाइब्रेरी होती है जिसको हम बोलते हैं पाइथन की लाइब्रेरी हम लोग यूज़ करते हैं जिसको BS4 भी बोलते हैं, ब्यूटीफुल सूप 4। ठीक है, 4 तो उसका वर्जन है, तो ब्यूटीफुल सूप। ठीक है, ब्यूटीफुल सूप यूज़ करते हैं हम लोग। ये पाइथन की लाइब्रेरी है जिससे हम लोग वेब स्क्रैपिंग कर सकते हैं, मतलब इंटरनेट से डेटा निकाल के हम लोग यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इंटरनेट से डेटा को स्क्रैप करना, स्क्रैप का मतलब खरोचना। ठीक है, तो निकालना, इंटरनेट से वेब से डेटा को निकालना, इट्स वेब स्क्रैपिंग। और क्या कुछ API। ठीक है, जो कंफ्यूजिंग हो सकता है मैं वो बता रहा हूँ, बाकी तो नॉर्मली आपको पता है, एक्सेल शीट्स हो गई, सॉरी वो एक्सप्लोरेशन के लिए। फॉर एग्जांपल फीडबैक्स हो गए, ओके, सर्वेज हो गए, तो मैं लिख देता हूँ वो सब भी। पर API क्या होता है? एप्लीकेशन, ठीक है, प्रोग्रामिंग इंटरफेस। आप लोग 2x पे देख सकते हो, आपको ये स्लो लग रहा हो तो। ठीक है, प्रोग्रामिंग इंटरफेस। ठीक है, एंड देन
ये एपीआई क्या होता है बेसिकली, एप्लीकेशंस होते हैं ना इंटरनेट पे, जैसे फॉर एग्जांपल वेदर फोरकास्ट है, ठीक है, किसी ने कुछ ऐप बनाया वेदर फोरकास्टिंग के लिए, तो उसका एपीआई हो सकता है। उस एपीआई से आप डायरेक्टली उस ऐप का जो है, बेसिकली इट्स लाइक अ वेटर और अ मैसेंजर, जो आपको और सोर्स को, ठीक है, जैसे वेदर फोरकास्टिंग ऐप है कोई, उस पर कुछ डेटा है, ठीक है, या तो आप डायरेक्टली जाके उस वेबसाइट से ले सकते हो, या फिर आप एपीआई मतलब उनका सर्वर जो है वहाँ से आप डायरेक्टली एपीआई को बोलोगे प्लीज़ मुझे वेदर फोरकास्टिंग 3 साल पहले का दे दो, तो वो लाके आपको दे देगा। इट्स लाइक अ वेटर जो आपको फ्रॉम यूज़र टिल सर्वर डेटा सर्व करता है। सर्वर क्या है, शेफ़ है, किचन है, और आप क्या हो, आप वहाँ पर रेस्टोरेंट में खाना खाने आए हो, तो वो खाना जो है वो आपका डेटा है, और वो शेफ़ से आपके पास कैसे आता है, एपीआई की मदद से। and if you have to define, so it's an app, it's full form of API is application programming interface, ठीक है, and हाँ, and application programming interface, and then it is used to serve data from the server or from any API endpoint, endpoint बोलते हैं जो सर्वर है जैसे, ठीक है, to serve data from there, and you can request any type of data which has an API, ठीक है, OpenAI का API भी होता है, सबके API होता है मोस्टली। ओके, अंडरस्टूड। और क्या हो सकता है, फीडबैक, ठीक है, फीडबैक हो सकता है, और उसके अलावा सर्वेज हो सकते हैं, ठीक है, सेंस सर्वेज में सेंसस वगैरह हो सकता है। तो ऐसे और भी डेटा टाइप्स आप इंटरनेट पे देख सकते हो। आई थिंक दिस इज़ इनफ आपके एग्जाम में, मोस्टली ये इन दोनों पे आप कंफ्यूज हो गए, बाकी तो ठीक है। 4 लिख देना हमने, हाँ। तो अभी नेक्स्ट नेक्स्ट क्या है, डेटा एक्विजिशन। ओके, हमने डेटा एक्विजिशन हो गया, अभी डेटा एक्सप्लोरेशन देखेंगे हम लोग, ठीक है। डेटा एक्सप्लोरेशन में क्या है, बेसिकली हमने डेटा, पहले हमने प्रॉब्लम को समझा, उसके बाद हमने प्रॉब्लम को समझने के बाद हमने डेटा को उसके लिए एक्वायर किया, हमने डेटा कलेक्ट किया उसके लिए, अभी डेटा को एक्सप्लोर करेंगे। मतलब डेटा आ तो गया है, पर डेटा बहुत बिखरा हुआ है, ठीक है, हमको डेटा को है ना बहुत अच्छे से एक्सेल शीट्स वगैरह में अच्छे से ऑर्गेनाइज करना है। तो ऑर्गेनाइज कैसे करेंगे, हमारे पास टूल्स होते हैं एक्सप्लोरेशन के लिए, उनको डेटा एक्सप्लोरेशन या फिर विजुअलाइजेशन टूल भी बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपने पूरी एक क्लास का बहुत ज़्यादा लाइक रोल नंबर वाइज आपने उनका डेली लर्निंग पैटर्न समझा, ठीक है, एक ऐप बना रहे हो जिससे आप उनका पैटर्न समझ सकते हो, लर्निंग पैटर्न या फिर स्ट्रेस पैटर्न वगैरह भी, ठीक है। तो उसमें आपने पूरा डेली का प्लॉट किया, बट लाइक आप इसके लिए ग्राफ यूज़ कर रहे हो, आप एक्सेल यूज़ करोगे जिसमें नंबर नंबर डालते जाओगे, आपका दिमाग खराब हो जाएगा कि सर ये नंबर्स देख रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। बट इफ़ यू पुट ऑन ग्राफ तो आपको देखेगा, अच्छा ओके, दिस इज़ हाउ इट्स इंक्रीजिंग और दिस इज़ हाउ इट्स डिक्रीजिंग, तो इसको विजुअलाइजेशन बोलते हैं। तो हमने डेटा कलेक्ट करने के बाद, दिस इज़ द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग द गैदर डेटा, ठीक है, प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग द गैदर डेटा इनटू uniformly for better understanding, so that data can be arranged in the form of a table, plotting chart or making a database, ठीक है, सिंपल है। तो दिस इज जस्ट अरेंजिंग द डेटा इन अ बेटर पैटर्न टू मेक अस अंडरस्टैंड इट बेटर, ठीक है। क्यों करना चाहिए, वाई शुड वी विजुअलाइज द डेटा, टू क्विकली गेट अ सेंस ऑफ ट्रेंड्स, रिलेशनशिप्स, डिफाइन द स्ट्रैटेजी, कम्युनिकेट द सेम विद अदर्स इफेक्टिवली। ये तो आप अपने से बना के भी लिख सकते हो एग्जाम में, बट आपको ये समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है। तो डेटा विजुअलाइजेशन के टूल क्या हो सकते हैं बेसिकली, ये भी देख लेते हैं हम लोग जल्दी से, ठीक है। टूल्स, और टूल्स फॉर डेटा विजुअलाइजेशन क्या होंगे, टूल्स में क्या आ जाता है, बार ग्राफ, सॉरी बार ग्राफ तो एक वे है, टूल्स क्या होंगे, ठीक है, एक एक वेबसाइट भी है डेटा विज कैटलॉग करके, उसको सर्च कर लेना, उसमें बहुत सारे टूल्स हैं, बट मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ। एक्सेल हो गया, ठीक है, ओके, एक्सेल हो गया, एंड देन उसके अलावा क्या है अपने पास, अपने पास है टैबलो, ठीक है। तो ये कुछ अनट्रेडिशनल नेम्स है जो आपको नहीं पता होंगे, ल्यूसिड चार्ट्स, ठीक है। और क्या है इसके अलावा जो हमने अलग से देखा हुआ है, ठीक है। और वही बारग्राफ्स वगैरह जहाँ भी रिप्रेजेंट आप कर पाओ, वो सब हो गया। स्प्रेडशीट्स बोल सकते हो, ठीक है, स्प्रेडशीट्स, बारग्राफ, टैब्लो, ल्यूसिड चार्ट्स। ये आप है ना क्लास खत्म होने के बाद खुद से ही एक बार है ना, एक बार इंटरनेट पे ये सब सर्च मार लेना, डेटा विजुअलाइजेशन कैटलॉग, ठीक है, डेटा विजुअलाइजेशन कैटलॉग, ठीक है, ये आपके फैसिलिटेटर में मैंशनड है, तो आप वहाँ से देख सकते हो, मतलब ये वेबसाइट देख सकते हो, इस पर काफ़ी सारी चीज़ें मिल जाएंगी आपको। ओके, बट दिस इज़ लाइक ऑलमोस्ट लाइक कुछ डेटा सोर्सेज मैंने बता दिया, ठीक है। ऑलराइट, तो आई थिंक मैंने ये स्लाइड जो है ये एंड पे डाल दिया। हाँ, तो हम लोग, राइट,
उसके बाद मॉडलिंग आता है, ठीक है। डेटा को विजुलाइज कर दिया, अब डेटा को मॉडल करने जाएंगे हम लोग। डेटा को मॉडल करना क्या होता है, मतलब हम डेटा हमने विजुलाइज करने के बाद हमें मॉडल बनाना है डेटा का। मॉडल कैसे बनाएंगे, देखो मॉडल कैन बी ऑफ टू टाइप्स, ओके। एक लर्निंग बेस्ड मॉडल एंड एक रूल बेस्ड मॉडल। वन मोर थिंग, ये जो प्रोजेक्ट साइकिल है ना, ये बहुत संक्षेप में माने बहुत ज़्यादा लाइक उसको छोटा करके यहाँ पर रिप्रेजेंट किया गया है। इन फैसिलिटेटर ये तो सिर्फ 2 पेज का है, ठीक है, बट हमने थोड़ा सा बता दिया बिकॉज आपने शायद 9th में पढ़ा ना हो, दे एक्सपेक्ट कि आपने 9th में पढ़ा होगा, ठीक है। तो मैं इसलिए यहाँ पर वापस से रिवाइज करवा दे रहा हूँ। तो ये पूरा रिवीजन चल रहा है एक्चुअली प्रोजेक्ट साइकिल का, ठीक है। तो एआई मॉडल्स कैसे हो सकते हैं, 2 टाइप ऑफ होते हैं, ओके। लर्निंग बेस्ड मॉडल और रूल बेस्ड मॉडल। लर्निंग बेस्ड मतलब जो मशीन लर्निंग यूज़ करते हैं, रूल बेस्ड मतलब दे आर डिफाइंड ऑन रूल्स। जैसे फॉर एग्जांपल व्हाट्सएप चैटबॉट होता है, उसमें आपको होता है येस इफ़ यू वांट टू डू दिस, तो आप येस क्लिक करते हो एंड देन वो येस करने पे कुछ रिस्पॉन्ड करता है, नो करने पे कोई एक चीज़ डिफाइंड रिस्पॉन्ड करता है। तो रूल बेस्ड मॉडल में एवरीथिंग, every rule is defined by the developer and it follows that rule, okay। बट लर्निंग बेस में क्या होता है, मशीन लर्निंग मॉडल अपने आप सीखता है और अपने आप आपको रिस्पॉन्ड वैसे ही करता है, ठीक है। तो वो जैसे जीपीटी वगैरह हो गई, ये अभी ऐसा तो नहीं है ना, आप उसमें कोई एक हर रिस्पॉन्स आपके कॉन्टेक्स्ट पे, आपने पहले क्या बात की है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। बट रूल बेस में क्या होता है, इट्स लाइक जो एयरटेल जियो उनको फ़ोन कॉल करते हो आप, तो पहले वो होता है ना, एक दबाओ फिर ये करना है, दो दबाओ फिर वो करना है, तो वैसा ही वो रूल बेस्ड है, ठीक है। व्हेन सम इनपुट इज इवन एग्जैक्ट उसका क्या रिस्पॉन्स देना है वो रूल बेस्ड वैसा डिसाइड होता है, ओके। रूल बेस्ड वर्क्स ऑन रूल्स डिफाइंड बाय द डेवलपर, इट इज़ लेस कॉम्प्लेक्स, इट इज़ ईजियर टू डू, इट इज़ ईजियर टू डेवलप, लेस सिस्टम्स, ठीक है, सब उस पर कम कम लगता है। तो ये डिफरेंसेस आप लिख सकते हो। बाकी आगे, ठीक है, इस पर क्वेश्चन एक बार आया था कि डिफरेंसेस क्या हो सकते हैं इसमें, तो मैं आपको बता दिया, ठीक है, कि लेस कॉम्प्लेक्स, लेस यूज़ होता है, ठीक है। चैटबॉट्स, इट्स लाइक सिंपल चैटबॉट्स अगर बनाने हो हमें तो वहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। बाकी लर्निंग बेस में क्या होता है, लर्निंग बेस में वी यूज़ मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग एट्सेट्रा, ओके। यहाँ पर और बात करेंगे, हमारा पूरा चैप्टर है मॉडलिंग पर, ठीक है, उसमें बहुत डिटेल में हम लोग जा सकते हैं इस पर, ओके। सो मॉडलिंग क्या है वैसे, मॉडलिंग इज द प्रोसेस इन विच डिफरेंट मॉडल्स बेस्ड ऑन द विजुअलाइज डेटा कैन बी क्रिएटेड एंड इवन चेक फॉर एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ द मॉडल। मतलब हमें मॉडल बनाना है ऑन द बेसिस ऑफ डेटा जो हमने पहले कलेक्ट कर रखा है, उस पर हम एक्चुअली मॉडल बनाने जाएंगे, ठीक है, करेक्ट। अभी 2 मॉडल मैंने बताए थे, रूल बेस्ड और लर्निंग बेस्ड। तो रूल बेस्ड में ये सारी चीज़ें आप बोल सकते हो, ठीक है। रूल बेस्ड प्री डिफाइंड रूल्स, ये वर्ड आपको याद रखना है, प्री डिफाइंड रूल्स, और किसने डिफाइन किया, वो डेवलपर ने डिफाइन किया, ठीक है। और वो ट्रेनिंग के टाइम पे डिफाइन होता है, ठीक है, जब ट्रेन कर रहे हैं मॉडल को डिफाइन करता है, ओके। एंड बेसिकली यहाँ पर ट्रेनिंग इज़ नॉट लाइक मशीन सीख नहीं रही है कुछ, बट ट्रेन मतलब उसको बताया जा रहा है, ये रूल्स जब दिए जा रहे हैं उसको हम ट्रेनिंग पीरियड बोल रहे हैं उसका, ओके। सो हाँ, तो बेसिकली यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है, मेजर जो डिफरेंस है कि अगर मैंने कोई नया डेटा पे उसको टेस्ट किया, ठीक है, आउट ऑफ द रूल्स, तो वो फेल हो जाएगा, ठीक है। इट डज नॉट नो हाउ टू जनरेट न्यू स्टफ बिकॉज उसने कुछ सीखा नहीं है, ठीक है। उसने बस वो रूल्स याद रखे हैं और उस इट्स लाइक बेसिकली रोट लर्निंग, ठीक है। आपने कुछ याद रखा है, उसमें से पूछा जाए तो बता देगा, नहीं पता तो कुछ अलग से दिमाग नहीं लगा पाएगा, ठीक है, दिमाग है ही नहीं उसके पास, ठीक है। सो वंस ट्रेंड इट कैनॉट लर्न फ्रॉम इट्स मिस्टेक और फीडबैक नहीं ले सकता, इट कैनॉट अडाप्ट टू द चेंजेस और रूल्स, ठीक है। एंड इन कॉन्टेक्स्ट मशीन लर्निंग मॉडल जो होते हैं वो अडाप्ट करते हैं, इंप्रूव करते हैं विद डेटा पैटर्न्स एंड चेंज। इंप्रूव विद डेटा एंड पैटर्न्स, दैट इज एन इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, और ये एग्जाम्पल भी यहाँ पर लिखा गया है कि बनाना से लेबल किया हुआ है, तो एप्पल आप दोगे तो उसको कुछ समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो दैट इज़ इट, फाइन। अभी इसके अंदर ये तो हो गया रूल बेस्ड, ठीक है, रूल बेस्ड बहुत क्लियर है। बट लर्निंग बेस्ड में आपको जो है मल्टीपल लर्निंग बेस्ड मॉडल आता है। मैं यहाँ पर एक बहुत सिंपली ब्रीफ में आपको डिफरेंस बता देता हूँ, बाकी इसमें डेप्थ में हम लोग जाएंगे मॉडलिंग चैप्टर के अंदर, ठीक है। सो इसके अंदर क्या होता है, 3 टाइप ऑफ लर्निंग बेस्ड अप्रोच हो सकते हैं, ठीक है, मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग जो भी यहाँ पर यूज़ हो रहा है। पहला होता है सुपरवाइज, अनसुपरवाइज एंड रीइंफोर्समेंट, ठीक है। सुपरवाइज और अनसुपरवाइज मैं आपको आपके एग्जांपल से बताता हूँ, ठीक है। सुपरवाइज लर्निंग मतलब आप अगर मॉडल हो तो आप एक सुपरवाइज लर्निंग मॉडल हो, क्यों, क्योंकि आपको सुपरवाइज किया जा रहा है आपके टीचर से, मेरे से, मैं आपको इस सब्जेक्ट में गाइडेंस दे रहा हूँ। तो जब भी आपको कोई बता के हेल्प करते हुए ट्रेन करे, ठीक है, वेन एवर देर इज समवन हु इज गाइडिंग यू एंड हेल्पिंग यू टू ट्रेन, यू आर सुपरवाइज बाय समवन, ठीक है, देन इट इज सुपरवाइज लर्निंग मॉडल। एंड यहाँ पर इसको टेक्निकली कैसे एक्सप्लेन करें, इसको टेक्निकली ऐसे एक्सप्लेन करते हैं कि फॉर एग्जांपल मैंने
मॉडल को बहुत सारी इमेजेस दी, ठीक है, बहुत सारी इमेजेस दी फ्रूट्स की, ठीक है, पर मैंने बता दिया कि इसमें ये सारी इमेजेस एप्पल की, जितनी एप्पल की इमेजेस उसमें सब पे लिख के दिया कि दिस इज एन एप्पल इमेज, दिस इज एन एप्पल इमेज, दिस इज एन एप्पल इमेज। बनाना दिया तो बनाना इमेज, बनाना इमेज, बनाना इमेज, सब बता के दिया। तो अभी बिकॉज ही नोज कि एप्पल कैसा होता है, एप्पल के फीचर्स, डेटा फीचर्स मैंने बताया था आपको, एप्पल के फीचर्स निकालेगा कि राउंडनेस कितना परसेंटेज होती है एंड रेड कितना परसेंटेज होता है, ठीक है। बनाना इज ऑल्सो राउंड बट इट इज़ लाइक 0.5% राउंड कंपेयर टू 95% राउंड एप्पल। सो जब भी हम बात करते हैं एआई में तो वी टॉक अबाउट कितना परसेंटेज ऑफ समथिंग। सो बिकॉज यहाँ पर हम लोग बनाना एप्पल को लेबल करके दे रहे हैं, इसको हम बोलते हैं लेबल्स, ठीक है। व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट कि हम जो एआई है उसको हम लोग बता रहे हैं कि वो डेटा मैंने क्या दिया, तो उसको हम लेबलिंग ऑफ डेटा बोलते हैं। मैंने बोला ये एप्पल है, एप्पल ऐसा दिखता है, ऐसे 1000 इमेजेस एप्पल की दे दी, ऐसे बनाना दिखता है और ये सारे बनाने की 1000 दे दी, और सारे फ्रूट्स की ऐसे एक एक करके लेबल करके मैंने इमेज दे दी, उसको हम सुपरवाइज लर्निंग बोलते हैं। और इसमें डिफरेंट टाइप्स हो जाते हैं। सो बेसिकली आपको लेबलिंग समझ में आया और सुपरवाइज लर्निंग का बेसिक क्रक्स समझ में आया। अनसुपरवाइज में क्या होता है, मैंने इमेजेस तो दे दी, मैंने बोला ये सारे फ्रूट है ले लो, और उसके बाद वो खुद फिगर आउट कर रहा है कि अच्छा ये ऐसा है, अच्छा ये ऐसा है। तो उसने जो फ्रूट सिमिलर दिखते हैं, अब इसमें अलग अलग फीचर्स पे वो डिवाइड कर सकता है, मे बी कलर के ऊपर डिवाइड कर सकता है। तो इट्स लाइक वो अपने हिसाब से कुछ ना कुछ फिगर आउट करने की कोशिश कर रहा है बेसिस ऑन द फीचर्स विच इट हैज़, बेस्ड ऑन द फीचर्स ऑफ द इमेज, ठीक है। अभी यहीं पर सुपरवाइज में रिग्रेशन बेस्ड मॉडल हो सकते हैं और क्लासिफिकेशन बेस्ड मॉडल होता है। क्लासिफिकेशन मतलब तोड़ दो, ठीक है, कि दो टाइप में मल्टीपल जो भी टाइप है उसमें डिवाइड कर दो। तो क्लासिफिकेशन इज डिवाइडिंग, दिस वर्ड इज इंपॉर्टेंट। तो क्लासिफिकेशन इज डिवाइडिंग, ठीक है, बेयर विद माई हैंड राइटिंग, ओके। देन रिग्रेशन मतलब रिग्रेशन का आपको रिग्रेशन में क्या याद रखना है, इट्स लाइक जो भी डेटा पॉइंट्स है उन पर एक लाइन बनाई जाए तो वो रिग्रेशन में आएगा। जैसे वेदर फोरकास्ट इज एन एग्जाम्पल। मैं इसमें बहुत डीप में बात करूंगा जब हम मॉडलिंग सीखेंगे, बट अभी के लिए मैं आपको ये बता रहा हूँ ताकि आपको मॉडलिंग के टाइम पे ये याद रहे, बिकॉज एग्जाम तो साथ में ही आने वाला है ना, ओके। अनसुपरवाइज लर्निंग क्या होता है, अनसुपरवाइज लर्निंग में क्लस्टरिंग एंड डायमेंशनलिटी रिडक्शन, इसको लाइट ले लो, ठीक है। पर डायमेंशनलिटी रिडक्शन सिंपली क्या होता है, बेसिकली आपने एक एप्पल की फ़ोटो खींची, तो बिकॉज एप्पल अर्लियर वॉज इन 3D, तो उस पर बहुत ज़्यादा डेटा था, ठीक है, बट फोटो खींचने के बाद वो 2D में होगा, उसका डेटा कम है। फॉर एग्जाम्पल पीछे से एप्पल खाया हुआ है, बट मैं फोटो लूँगा तो सामने से आएगी, तो यू आर मिसिंग ऑन डेटा, राइट। तो आपने 3D से 2D में, मतलब डायमेंशन 3D डायमेंशन से 2D डायमेंशन में जब आपने शिफ्ट किया किसी भी डेटा को, तो यू आर रिड्यूसिंग द साइज ऑफ द डेटा, उसको डायमेंशनलिटी रिडक्शन कहते हैं। बहुत सिंपल है, ठीक है। क्लस्टरिंग क्या होता है, क्लस्टरिंग इज ग्रुपिंग, इसमें भी डिवाइड होता है बट ग्रुप होता है, ठीक है। इसमें छोटे छोटे क्लस्टर्स, क्लस्टर ग्रुप याद रखना है ऐसे, ठीक है। तो क्लस्टर्स बनाए जाते हैं और उसको क्लस्टरिंग बोलते हैं, ठीक है। मैं अगेन बता रहा हूँ कि आपका पूरा इस पर डेप्थ में चैप्टर होने वाला है मॉडलिंग, वहाँ पर आप लोग डीप में समझ लोगे। वैसे सेम फॉर प्रोजेक्ट साइकिल, ये क्लास 9th पे मैंने पहले से इस प्रोजेक्ट साइकिल का क्लास 10th का पिछला जो वीडियो आप देखोगे उसको बहुत डिटेल में कवर किया है, तो देयर यू कैन गो फॉरवर्ड टू इट। बट बिकॉज CBSE फैसिलिटेटर में 2 पेज के अंदर दिया गया था फॉर क्लास 10th, तो मैंने बस आपको एक बेसिक रिवीजन करवाया। क्लस्टरिंग हो गया। अभी इसके बाद ये यहाँ पर रीइंफोर्समेंट के अंदर के डिविजन्स को हम लोग साइड में रखते हैं। रीइंफोर्समेंट लर्निंग क्या होता है, रीइंफोर्समेंट लर्निंग इज बहुत सिंपल है, फीडबैक लूप समझ सकते हो आप इसको, एक सेकेंड। रीइंफोर्समेंट लर्निंग इज फीडबैक मैकेनिज्म, ठीक है, ठीक है। फीडबैक एंड पेनल्टी, पेनल्टी रिवॉर्ड भी बोल सकते हो आप इसको, ठीक है। रिवॉर्ड एंड पेनल्टी, रिवॉर्ड एंड पेनल्टी, रिवॉर्ड एंड पेनल्टी व्हाट, रिवॉर्ड एंड पेनल्टी सिस्टम, हाँ ठीक है। रिवॉर्ड एंड पेनल्टी पे बेस्ड होता है, फीडबैक पे भी बेस्ड हो सकता है, ठीक है। बेसिकली आपने इसका एग्जांपल जो आप दे सकते हो वो है वेंडिंग मशीन, या फिर आप देख सकते हो चैट जीपीटी, ठीक है। चैट जीपीटी अगर आप बोलोगे तो उसको भी रीइंफोर्समेंट ट्रांसफॉर्मर, चैट जीपीटी का फुल फॉर्म क्या होता है, जनरेटिव प्री ट्रेन ट्रांसफॉर्मर, ओके। सो देयर इज ट्रांसफॉर्मर मॉडल, वो अलग चीज़ है। बट फॉर एग्जाम्पल आप इसको कैसे समझ सकते हो ना, जैसे जीपीटी बोलता है कि डिड आई डू द राइट आउटपुट, ठीक है, और कभी कभी वो बोलता है कि देयर आर 2 आउटपुट्स, विच वन इज़ बेटर, चूज देम। तो वहाँ से क्या होता है, वो फीडबैक लेता है, अच्छा इस सिनेरियो में ये वाला आउटपुट देना बेटर है, यूज़र बोल रहा है, तो इसका मतलब अब से मैं यही आउटपुट दूंगा। सो उसने पहले तो कुछ आउटपुट किया, उसके बाद इफ़ ही गॉट द करेक्ट थिंग तो उसने उसका फीडबैक लिया और इम्प्रूव किया। तो बेसिकली मॉडल क्या होता है, इट इज़ ट्रेन्ड ऑन सम डेटा बट इट इज़ ओपन टू लर्न फ्रॉम यूजर्स फीडबैक, ठीक है।
तो रिवॉर्ड और पेनल्टी, इसमें वेंडिंग मशीन जो होती है, वेंडिंग मशीन इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल फॉर रीइंफोर्समेंट लर्निंग। ठीक है, आप ये याद रख सकते हो, वेंडिंग मशीन रीइंफोर्समेंट लर्निंग, बिकॉज ये डायरेक्ट गिवन एग्जाम्पल है। बढ़िया, ठीक है, आगे चलते हैं। राइट, तो मैंने यहाँ पर है ना थोड़ा डिटेल में इसको कवर कर रखा है। मैं आप लोग है ना मैं आपको एक ब्रीफ में वापस से यहाँ पर दिखा देता हूँ वो चीज़, बट अगेन मैंने जैसे बताया मॉडलिंग में वहाँ पर और अच्छे से डिस्कस होगा। तो बेसिकली यहाँ पर जो है, ठीक है, सुपरवाइज लर्निंग, सुपरवाइज लर्निंग मैंने जैसे बताया था, लेबल डेटा दिया जाता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और उसके बाद इसके अंदर दो टाइप्स मैंने क्लासिफिकेशन रिग्रेशन बताए थे, ठीक है। एंड इसके बाद मैंने और क्या बताया था आपको, क्लासिफिकेशन में क्या होता है, क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू लेबल्स, ठीक है, जो लेबल्स दिए हैं उसके हिसाब से क्लासीफाई होगा। ओके, जिसमें मैंने एप्पल दिया था, एप्पल साइड में आ गया, बनाना साइड में आ गया, ठीक है। पहले मैंने ट्रेन किया ना, 1000 एप्पल 1000 बनाना दिखाया, ओके। एंड देन उसके बाद मैंने क्या किया, उसके बाद मैंने जब इसको एप्पल दिखाया तो इसने बोला अच्छा ये तो एप्पल है, जब मैंने बनाना दिखाया अच्छा ये तो बनाना है, तो इसने ऐसे करके क्लासीफाई कर दिया उसको अकॉर्डिंग टू हमारा जो हमने उसको सुपरवाइज्ड लेबल्स दिए थे, ठीक है। तो दिस इज़ क्लासिफिकेशन, ओके। एंड एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो आपको याद रखना है, ठीक है, इसको हम लोग हाईलाइट कर लेते हैं, ठीक है। डिस्क्रीट डेटा सेट, ठीक है, इट वर्क्स ऑन डिस्क्रीट डेटा सेट एंड इट्स क्लासिफाई अकॉर्डिंग टू द लेबल्स। डिस्क्रीट डेटा सेट क्या होता है, डिस्क्रीट डेटा और कंटिन्यूस डेटा में क्या डिफरेंस होता है। डिस्क्रीट मतलब समथिंग विच कैन बी इजीली काउंटेड। फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूँ कि नंबर ऑफ पीपल इन द रूम, तो आप बोल सकते हो 10 है, 5 है, आप ऐसे नहीं बोलोगे 10.5 है, ठीक है। तो वो वैसे नहीं बोलोगे, ठीक है। ऑल्दो दोस्तों में बीच बीच में बोल देते हैं, छोटे हेड वाले दोस्तों को, बट इन रियलिटी ऐसा नहीं बोल सकते आप, ठीक है। तो वो डिस्क्रिमिनेशन हुआ, ठीक है, नॉट डिस्क्रीट। तो डिस्क्रीट डेटा क्या होता है, डिस्क्रीट डेटा इज एग्जैक्टली आप काउंट कर सकते हो। और कंटिन्यूस डेटा क्या होता है, कंटिन्यूस डेटा फॉर एग्जांपल लाइक क्वांटिटी ऑफ मिल्क, ठीक है। या फिर मैं बोलूँ कि यहाँ पर मैंने एग्जांपल लिया हुआ है प्रिडिक्शन ऑफ सैलरी, ठीक है, किसी की सैलरी प्रिडिक्ट करनी है, ओके। तो लाइक इफ़ यू विश टू प्रिडिक्ट सैलरी ऑफ नेक्स्ट ईयर, इनपुट द डेटा ऑफ प्रीवियस ईयर सैलरी, और वो बहुत बहुत सालों का डेटा होगा, तो आपको एक प्रॉपर जो है कंटिन्यूस डेटा फॉर्मेट मिलेगा, ठीक है, जहाँ पर भी ग्राफ के अंदर कहीं भी ब्रेकेज ना हो। एक लाइन खींचो तो हर लाइन पे उस पर डेटा होना चाहिए। फॉर एग्जांपल कि एक मिल में कितने ग्रेन्स ऑफ राइस हैं, ठीक है, उसको आप प्लॉट करना चाहो तो लाइक एवरी पॉइंट पे होगा कि 1 kg के भी है, 2 kg के भी है, ठीक है। सो यूल हैव अ कंटिन्यूस फॉर्म डेटा, ग्राफ कहीं ब्रेक नहीं होगा, तो कंटिन्यूस डेटा। डिस्क्रीट डेटा मतलब ऐसे पॉइंट्स होंगे कि नंबर ऑफ पीपल 5, उस रूम में 10, 15, ठीक है, इट्स नॉट अ कंटिन्यूस फॉर्म ऑफ डेटा। चलो, तो डिस्क्रीट कहाँ पर होता है, डिस्क्रीट कहाँ पर होता है, डिस्क्रीट वुड बी इन क्लासिफिकेशन और रिग्रेशन में कंटिन्यूस फॉर्म ऑफ डेटा। इसको बहुत सिंपल से याद क्या रखना है, मैंने बोला था वेदर प्रेडिक्शन इज एग्जांपल ऑफ रिग्रेशन, ठीक है, रिग्रेशन का वेदर प्रेडिक्शन। तो वेदर प्रेडिक्शन में आप देखोगे हमेशा ना एक ग्राफ बनता है कि ऊपर जाएगा वेदर, नीचे जाएगा, ऐसा। सो ऑलवेज देयर इज अ ग्राफ, तो वो रिग्रेशन के अंदर आएगा बिकॉज कंटिन्यूस फॉर्म ऑफ डेटा वहाँ पर यूज़ हो रहा है, ठीक है। एंड देन क्लासिफिकेशन बोलो तो आपको पता है एप्पल और उसको सेपरेट करना है, तो एप्पल यहाँ पर लाइक इट वुड बी, आपको ये प्लॉट भी याद होगा कि ऐसे पॉइंट्स पॉइंट्स आते हैं, तो इट्स नॉट कंटिन्यूस, ठीक है, तो इट्स डिस्क्रीट, ऐसे याद रख सकते हो। एंड यहाँ पर रिग्रेशन का डेफिनेशन भी वही दे सकते हो कि इट वर्क्स ऑन कंटिन्यूस फॉर्म ऑफ डेटा, ठीक है। और क्या है, इट्स अ सुपरवाइज लर्निंग मॉडल, ठीक है, इट यूजेस लेबल्ड डेटा, ठीक है। तो ऐसे करके 2-3 पॉइंट आप हमेशा बना सकते हो, ओके। ये यहाँ पर मैंने सेम ही चीज़ लिखी हुई है, ठीक है, बढ़िया। अभी अनसुपरवाइज लर्निंग क्या है, अनसुपरवाइज लर्निंग में क्लस्टरिंग और डायमेंशनलिटी रिडक्शन। क्लस्टरिंग मैंने जैसे बताया था, इट इज़ अ टाइप ऑफ एल्गोरिथम जहाँ पर हम लोग है ना अननोन डेटा को, हमें नहीं पता कि क्या लेबल है उसका, मैंने बहुत सारे फ्रूट्स बस डाल दिए हैं, मुझे नहीं पता मैंने कौन सा फ्रूट डाला है, मैंने मॉडल को बताया नहीं है, ठीक है। वो अपने आप उनके फीचर्स के हिसाब से, उनके कलर भी हो सकता है, उनका साइज़ भी हो सकता है, उसके हिसाब से उसको ग्रुप में बना देगा, उसको क्लस्टरिंग कहते हैं, ठीक है। एंड दैट इज़ वॉट वी कैन रेफर टू एज इट इज़ एन अनसुपरवाइज लर्निंग मॉडल, पहला पॉइंट हो गया। उसके बाद नॉन लेबल डेटा दूसरा पॉइंट हो गया, ठीक है, वो तो डेफिनेशन से ही होगा, ठीक है। आपको अगर ग्राफ भी क्लियर होगा ना, तो 2 पॉइंट तो ग्राफ के हो गए। पहला कि सबसे ऊपर क्या है, अनसुपरवाइज लर्निंग में होता है, ठीक है। तो पहला तो लर्निंग बेस्ड है, उसके बाद अनसुपरवाइज लर्निंग बेस्ड है, उसके अंदर क्लस्टरिंग के अंदर आता है, ठीक है। तो अनसुपरवाइज लर्निंग मतलब लेबल नहीं होता उसमें, ये तो पहले से ही बताया मैं। तो अनसुपरवाइज लर्निंग क्लस्टरिंग मतलब लेबल भी नहीं है, 2 पॉइंट ये हो गए। तीसरा पॉइंट क्लस्टर करने में हेल्प करता है, ग्रुप करने में हेल्प करता है, ठीक है, टू फाइंड आउट ट्रेंड्स और पैटर्न्स आउट ऑफ इट, ठीक है।
एंड मज़े की बात ये है कि बिकॉज हमने उसे कुछ बताया नहीं था और ना हमें कुछ पता था, मैंने बस फ्रूट्स डाल दिए, तो इट में फाइंड आउट सम पैटर्न्स जो मुझे भी नहीं पता थे, एज अ डेवलपर मुझे भी नहीं पता थे, उसने कुछ नए पैटर्न फाइंड किए. सो पैटर्न्स, oops, patterns observed can sometimes be also ones which are known to the developer, or it might even come up with a unique patterns out of it. मतलब डेवलपर को ये तो पता भी हो सकता है और कभी कभी ऐसा भी होता है कि मुझे पता ही नहीं, डेवलपर को पता ही नहीं कि कैसे पैटर्न्स आ गए. समटाइम्स वेरी यूनिक पैटर्न्स कैन ऑल्सो कम आउट ऑफ दैट डेटा. सो दिस इज एन इम्पॉर्टेंट थिंग. ठीक है, चलो बढ़िया. डायमेंशनल डिटेक्शन जैसे मैंने बताया था कि इट वर्क्स ऑन 3D डायमेंशन से 2D में कर दिया, तो वी हैव डेटा ट्रांसफॉर्मेशन, जिसकी वजह से हमारा डेटा जो होता है वो कम हो जाता है इन टर्म्स ऑफ कितना डेटा हमको मिलता है. ठीक है, सो दिस इज डायमेंशनल डिटेक्शन. इतना सा आप लिख दोगे काम हो जाएगा. रीइंफोर्समेंट लर्निंग जैसे मैंने बताया था, इट वर्क्स ऑन अ रिवॉर्ड एंड पेनल्टी सिस्टम. ठीक है, यू हैव टू रिमेंबर दिस वर्ड एंड इसको यूज़ करना ही होगा एग्जाम में अगर आता है तो. रिवॉर्ड एंड पेनल्टी सिस्टम यूज़ होता है. ठीक है, उसका मतलब कभी भी कोई सही काम करता है तो उसको रिवॉर्ड मिलता है, एंड देन उसी फीडबैक पे ये वर्क करता है, एंड देन अगर कुछ गलत होता है तो पेनल्टी होती है, सो अगली बार वो गलत नहीं करेगा. ठीक है, एग्जाम्पल जो था वो वेंडिंग मशीन था. ठीक है, करेक्ट. अ वेरी गुड एग्जाम्पल इज वेंडिंग मशीन. आप एक कॉइन डालते हो तो जूस में से एग्जाम्पल आता है. ठीक है, सॉरी मशीन में से जूस आता है, एंड देन अगर कभी भी कॉइन वगैरह ख़राब होता है, ठीक है, तो आपको गलत लाइक आपको ड्रिंक वगैरह नहीं मिलता, और मशीन समझती है उसके हिसाब से इम्प्रूव करती है. ठीक है, सो ये एक एग्जांपल दिया गया, बट आई फील कि इससे काफ़ी अच्छे एग्जांपल्स हमारे पास पहले से हैं. ओके, देन हमारा जो लास्ट सेकंड स्टेप होता है वो है इवैल्यूएशन. ठीक है, हमने इवैल्यूएशन करना होता है. क्यों? क्योंकि मैंने मॉडल बना, मैंने डेटा लिया, मैंने प्रॉब्लम को समझा, डेटा लिया, उसके बाद डेटा को एक्सप्लोर किया, फिर मैंने अपना मॉडल बना दिया. चलो मेरे पास कुछ मशीन बन गया, मेरे पास कुछ मॉडल बन गया, मेरे पास कुछ प्रोजेक्ट बन गया है. अब वो प्रोजेक्ट बनने के बाद आप क्या करोगे? आप उसको समझोगे कि अरे प्रोजेक्ट तो बन गया, पर ये सही है कि नहीं, क्या ये प्रोजेक्ट काम कर रहा है कि नहीं. तो सर कैसे पता करें कि प्रोजेक्ट काम कर रहा है कि नहीं? तो इसके लिए क्या होता है, ये भी हमारा अलग से चैप्टर है इवैल्यूएशन. इसके लिए क्या होता है, हम लोगों को कुछ पैरामीटर्स होते हैं जिसको समझना पड़ता है. ठीक है, हमें देखना होता है कि वेदर जो हमने प्रेडिक्ट कर रहा है मॉडल, क्या वो रियलिटी के आसपास है कि नहीं. ठीक है, हमारे पास एक कन्फ्यूजन मैट्रिक्स होता है जिसको हम लोग बनाते हैं, और उसके हिसाब से वी कैन अभी आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, एवैल्यूएशन चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे. अभी कन्फ्यूज़ नहीं होना है कन्फ्यूजन मैट्रिक्स से, इसमें बहुत लोग कन्फ्यूज़ होते हैं और इससे क्वेश्चन भी आते हैं. ठीक है, 4 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, बढ़िया. पिछली बार आया था एक. ठीक है, तो कन्फ्यूजन मैट्रिक्स बनाना होता है. कन्फ्यूजन मैट्रिक्स बनाने के बाद क्या होता है, हम फिर उसके बाद उसका स्कोर्स निकालते हैं. फिर हमें पता चलता है अच्छा ये तो बढ़िया मॉडल है, अच्छा ये तो ख़राब मॉडल है. ठीक है, ये स्कोर्स के हिसाब से हम लोग बताते हैं. ठीक है, इसमें काफ़ी स्कोर होते हैं. एक्यूरेसी स्कोर होता है. ठीक है, तो एक्यूरेसी पता चलती है हमें. ठीक है, तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम लोग फाइंड आउट करते हैं, एंड देन वी सॉर्ट इट आउट. ठीक है, तो एक्यूरेसी स्कोर, रिकॉल स्कोर, एक्सेट्रा. फाइन. सो यहाँ तक हमने जो है इवैल्यूएशन कंप्लीट कर लिया. इसके बाद एक और स्लाइड जो है इस बार की ऐड करेंगे हम लोग, जिसमें बहुत छोटा सा चीज़ ऐड करना है मेरे को. ठीक है, दैट इज डिप्लॉयमेंट. ओके, सो दैट इज डिप्लॉयमेंट. डिप्लॉयमेंट क्या होता है बच्चों? डिप्लॉयमेंट मतलब मैंने अभी तक जितना भी कुछ बनाया, मैंने इवैल्यूएशन कर लिया, मुझे पता चल गया मॉडल अच्छा है या फिर ख़राब है. ख़राब है तो मैं वापस से उसको ट्रेन करूँगा, या फिर वापस से उसको बेटर लेके जाऊँगा अपने पुराने स्टेप पर. ठीक है, मैं उसको वापस से ट्रेनिंग करूँगा, ज़्यादा इमेजेस दूंगा, उसको बेटर करूँगा. बट उसके आगे क्या? अगर ट्रेन करने के बाद सही, अल्टीमेटली मॉडल सही हो जाएगा. ठीक है, आपने सही मॉडल बना लिया, उसके बाद क्या? बना के रखना नहीं है ना, आपको कहीं पर तो डिप्लॉय करना है ना. मेरा मॉडल मैंने बना लिया अपनी लोकल मशीन पे, मैंने एक वेबसाइट, मतलब मैंने एक HTML CSS लिख के एक वेबसाइट बना ली, बट वो अभी मेरे लोकल पे है. आई वॉन्ट इट टू बी एक्सेस बाय ऑल द यूज़र्स. मैं चाहता हूँ कि अगर गवर्नमेंट के साथ तो गवर्नमेंट को दे दूँ. मैं चाहता हूँ कि इसको डिप्लॉय, मतलब इसको कहीं पर एक्सेसिबल करवाना, कि जो भी स्टेक होल्डर्स हैं वो इसे एक्सेस कर पाएँ, जिसके लिए बनाया गया है वहाँ पर ही उन तक पहुँच पाए. इसको डिप्लॉयमेंट बोलते हैं. हम लोग एक वेबसाइट पे डाल सकते हैं, हम वेब पे डाल सकते हैं, हम इसे ऐप में डाल सकते हैं. तो पब्लिशिंग, डिप्लॉयमेंट, हम इसे अलग अलग तरीके से कर सकते हैं. सो दिस इज़ कॉल्ड डिप्लॉयमेंट. डिप्लॉयमेंट अभी इसमें पॉइंट्स का लिखोगे. 6th स्टेज पहला पॉइंट. ठीक है, 6th स्टेज. ठीक है, इट डील्स विद फाइनलाइजिंग द प्रोजेक्ट. आफ्टर फाइनलाइजिंग द प्रोजेक्ट हम लोग क्या करते हैं? ठीक है, आफ्टर फाइनलाइजिंग द प्रोडक्ट वी टेंड टू
distribute it or give it to the users. So this is the final stage where we distribute the product or make the product / model available to the user. It can be done through web, app, etc. ठीक है। और इसके अलावा आप जो भी करना चाहते हो एग्ज़ाम में, आपने एक दो जो भी AI के शब्द याद आ रहे हैं आप डाल सकते हो, बाकी यही मेन चीज़ है जो यहाँ पर डिप्लॉयमेंट में। ठीक है, ओके। वैसे भी एक पॉइंट लिखना होगा आपको, बट आप ये 2-3 पॉइंट्स लिख सकते हो। बढ़िया। तो ये हमारा AI प्रोजेक्ट साइकिल जो है वो पूरा जो है कंप्लीट हो गया है। ठीक है, ये 2 स्लाइड्स है ना एक्चुअली लास्ट में बनी है, तो ये आप ऐसे देख लेना। ओके, टूल्स की और डिप्लॉयमेंट की मैं इसको आगे लगा दूंगा एक्सपोर्ट करने से पहले। मैं आपको जो PDF दूंगा ना टेलीग्राम पे आपको PDF मिलेगा, ठीक है, तो वहाँ पर मैं जो है वहाँ पर सही करके दे दूँगा। तो कहाँ गया हमारा, हाँ, इवैल्यूएशन हो गया। ठीक है, उसके बाद डिप्लॉयमेंट कर लिया। अभी एक नेक्स्ट पार्ट में आ गए हम लोग, पार्ट 2 ऑफ द लेक्चर। ठीक है, सो पार्ट 2 में क्या है, पार्ट 2 में है डोमेन्स ऑफ AI। हमारा मोस्ट ऑफ द पार्ट इज़ कम्प्लीटेड। ठीक है, 1.5 घंटे में हमारे लेक्चर खत्म हो जाएगा, 40 मिनट हो गए पहले से ही। तो डोमेन्स ऑफ AI क्या होता है? डोमेन्स ऑफ AI मतलब देयर आर डिफरेंट डोमेन्स ऑफ AI। ठीक है, 3 डोमेन्स ऑफ AI होते हैं, मतलब हमारे AI के पास 3 सुपर पावर्स होती हैं। एक होता है डेटा, एक होता है विजन, एक होता है नेचुरल लैंग्वेज, मतलब एक सुनने और बोलने की एबिलिटी नेचुरल लैंग्वेज, एक देखने की एबिलिटी मतलब कंप्यूटर विजन, एक होता है डेटा, मतलब कुछ भी प्रेडिक्ट करना है, कुछ भी समझना है, मेरे पास इंटरनेट में मुझे नॉलेज चाहिए, जो नॉलेज है, इन्फॉर्मेशन है, जो प्रिडिक्शन की एबिलिटी है, ठीक है, वो सब डेटा से आएगा। मैथ वाला पार्ट जो हो गया, ओके। तो आप समझ पा रहे हो कि दिस इज़ द ब्रेन एंड दिस इज़ द आइज, दिस इज़ द ईयर एंड नोज। तो ऐसे करके पूरा एक ह्यूमन बॉडी को रिप्रेजेंट करने की कोशिश कर रहे हैं AI में। ठीक है, बाय द वे AI का वो क्या था, व्हाट इज़ द like definition of AI? So AI is an ability of a machine to mimic human intelligence or cognitive task। ठीक है, तो ये AI की डेफिनेशन थी अगर आप भूल गए हो तो। ओके, बेसिक्स ऑफ AI के लेक्चर देख लेना, मैंने पहले से अपलोड किया, वहाँ पर आपको ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी अगर आपको 9th का चीज़ें याद नहीं है तो। ओके, डोमेन्स ऑफ AI। ठीक है, डोमेन्स ऑफ AI में पहला डोमेन क्या होता है? स्टैटिस्टिकल डेटा, मतलब डेटा। ठीक है, इसको पहले हम डेटा ही बोलते थे, अभी स्टैटिस्टिकल डेटा बोल रहे हैं। डेटा मतलब, डेटा का मतलब क्या होता है? डेटा फंडामेंटली इज, ठीक है, व्हाट इज फंडामेंटली डेटा? तो डेटा इज बेसिकली नथिंग बट रॉ फैक्ट्स, ठीक है, जिससे हम लोग, ठीक है, जिससे हम लोग इंफॉर्मेशन बना सकें। ठीक है, आफ्टर प्रोसेसिंग, सो आफ्टर प्रोसेसिंग रॉ फैक्ट्स वी कैन क्रिएट सम इंफॉर्मेशन आउट ऑफ इट। इसको हम लोग बोलते हैं डेटा प्रोसेसिंग, और उससे हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है। एंड इन्फॉर्मेशन, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन से हमें नॉलेज मिलती है। ठीक है, छोटा सा ग्राफ बता दिया मैंने आपको। ये लिखोगे कि आफ्टर प्रोसेसिंग डेटा वी गेट इन्फॉर्मेशन, इन्फॉर्मेशन से नॉलेज मिलती है, तो इम्प्रेस हो जाएगा बंदा। ठीक है, सो व्हाट इज़ डेटा? पहले तो डेटा बता दिया हमने कि बेसिकली इट्स अ रॉ फैक्ट, कलेक्शन ऑफ रॉ फैक्ट्स, ठीक है, पुट टुगेदर, एंड देन रॉ फैक्ट्स आफ्टर एनालाइजिंग देम और प्रोसेसिंग देम वी गेट सम मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन। ठीक है, एंड देन वो इन्फॉर्मेशन बहुत सारी हम करेक्ट करेंगे तो हमें नॉलेज मिल जाती है। ठीक है, ओके, सो द अल्टीमेट डेस्टिनेशन इज नॉलेज। ठीक है, अभी इसको आपको बताना है कि व्हाट इज स्टैटिस्टिकल डेटा। तो इट्स अ डोमेन ऑफ AI रिलेटेड टू डेटा सिस्टम्स एंड प्रोसेसिंग। ओके, एंड इसमें हम लोग क्या करते हैं? वी कलेक्ट डेटा, वी मेंटेन डेटा सेट्स, वी डिराइव मीनिंग और सेंस आउट ऑफ द डेटा विच इज़ यूज्ड है। परफेक्ट, समझ में आया? ठीक है, और इन्फॉर्मेशन इज एक्सट्रैक्टेड थ्रू डेटा विच कैन बी यूज टू मेक डिसीजंस अबाउट इट। दैट इज बेसिकली बाय अंडरस्टैंडिंग इन्फॉर्मेशन यू कैन मेक डिसीजंस। सो इफ़ यू हैव सम इन्फॉर्मेशन यू कैन मेक डिसीजन ना, कि मेरे पास 100 एप्पल है, मेरे पास 2 बनाना है, और दिस इज़ एन एप्पल सीजन, तो मुझे क्या करना चाहिए? यू कैन सेल एप्पल्स। ठीक है, सो दिस इज इन्फॉर्मेशन के हिसाब से अपने डेटा निकाला है। ओके, फाइन। तो अभी क्या है, इसका एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट, इस डोमेन का, हर डोमेन का एक ना एक इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है और उसके रिलेटेड। तो आपको क्वेश्चन कैसे आएगा ना, डोमेन्स ऑफ AI का क्वेश्चन मैचिंग में भी आ सकता है, वन वर्ड भी आ सकता है, कि विच इज़ द राइट एग्जाम्पल फॉर द डोमेन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, दिस इज एन इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल
जहाँ पर आपको बताया गया कि प्राइस कंपैरिजन वेबसाइट। तो प्राइस कंपैरिजन वेबसाइट्स क्या करती हैं, हाउ डू दे यूज़ डेटा का डोमेन, जहाँ भी आपको प्राइस कंपैरिजन है तो फाइनेंस मोस्टली जहाँ पर भी दिख जाए आपको, एंड जहाँ पर आपको ये वर्ड दिख जाए प्रिडिक्शन, प्रिडिक्शन यूजिंग डेटा या फिर प्रिडिक्शन यूजिंग पास्ट इन्फॉर्मेशन, इट्स ऑलवेज डेटा साइंस। ठीक है, डेटा साइंस या बोलो डेटा स्टैटिस्टिक्स बोलो, ठीक है, ये सब सेम है। ओके, सो यहाँ पर क्या होता है, बहुत ज़्यादा डेटा लेते हैं हम लोग, बहुत ज़्यादा डेटा लेते हैं और उस डेटा से हम लोग प्रिडिक्शन करने की कोशिश करते हैं, हम सीखते हैं। तो हमने प्राइस कंपैरिजन से क्या किया, बहुत टाइम से हम एक प्रोडक्ट का प्राइस एनालाइज कर रहे हैं एंड देन हम बोलते हैं कि अमेजोन पे अच्छा है, यहाँ पर ज़्यादा है, यहाँ पर कम है। तो दैट इज़ ऑलवेज ऑन द बेसिस ऑफ पुराना डेटा बहुत सारा जो एनालाइज किया हमने। ठीक है, चाहे वेदर प्रिडिक्शन भी हो गया तो वो भी इसका ही एग्जांपल है। ठीक है, डोमेन्स ऑफ एआई में डेटा का एग्जांपल है। ये एग्जांपल्स आप याद रख सकते हो। ठीक है, ये सब जो है डेटा कंपैरिजन वेबसाइट्स हैं। ओके, ये हर साल कुछ ना कुछ इस एरिया में से, इस पेज में से पक्का कुछ ना कुछ आ जाता है, तो आप इस पर ध्यान दे सकते हो। ठीक है, बढ़िया, ओके, बढ़िया। ठीक है, तो नेक्स्ट इज कंप्यूटर विजन। दूसरा डोमेन क्या है, कंप्यूटर विजन। ये है आंखें कंप्यूटर की। ठीक है, आंखें कंप्यूटर की। इसमें क्या होता है, बेसिकली एनीथिंग रिलेटेड टू इमेज स्लैश विजुअल डेटा। ठीक है, इमेज स्लैश विजुअल डेटा, इट इज़ कंप्यूटर विजन। ठीक है, कंप्यूटर विजन में इमेज और विजुअल डेटा से रिलेटेड जो भी है यहाँ पर हम लोग देखते हैं। एक और छोटा सा क्विक इन्फॉर्मेशन, यहाँ पर मैं थ्योरी आपको समझा रहा हूँ ना, प्रैक्टिस अच्छे से होगी आपकी। ओके, तो आप ये टेंशन मत लो कि सर मेरे को क्वेश्चन दे दो, मेरे को डेफिनेशन ही डेफिनेशन देते जाओ, मैं एग्जाम में डायरेक्ट लिख के आऊँगा। तो वो आपको उसमें मिल जाएगा आपके क्वेश्चन वाले वीडियो में, जो इसके बाद आएगा, इसी चैप्टर का आएगा। 100 क्वेश्चन आराम से कर लेंगे हम लोग, वो टाइम उस पर लगेगा थोड़ा सा, बट अभी आप थ्योरी समझ लो ताकि क्वेश्चन करते वक्त आपको प्रॉब्लम ना हो। कंप्यूटर विजन क्या है, कंप्यूटर विजन सीवी भी लिखते हैं हम इसको। ओके, सो इट्स अ डोमेन ऑफ एआई विच रिप्रेजेंट्स, like it represents the capability of a machine to get और analyze visual information। ठीक है, मेरे पास एक विजुअल डेटा है, ठीक है, दैट कैन बी एन इमेज, दैट कैन बी वीडियो, उसको एनालाइज करना एंड बेसिकली ये सारे स्टेप्स करना। ठीक है, ये स्टेप्स आपको याद रखना है। ओके, ठीक है, इमेज एक्वायरिंग, स्क्रीनिंग, एनालिसिस, आइडेंटिफाइंग एंड एक्सट्रैक्टिंग इन्फॉर्मेशन, मतलब इसको ऑर्डर में पता नहीं पूछ सकते हैं। ओके, बट लाइक आप ये याद रख लो तो इट्स वेरी गुड। आपको अगर सीवी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है, आप डायरेक्टली इमेज को एक्वायर करना, ठीक है, स्क्रीन करना, मतलब उसको इमेज को समझना। ओके, गो थ्रू द इमेज, गोइंग थ्रू द इमेज, देन एनालाइज, देन आइडेंटिफाई एंड देन एक्सट्रैक्ट द इन्फॉर्मेशन आउट ऑफ इट। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस है, ठीक है, दिस इज अ फाइव स्टेप्स है ना, हाँ, 5 स्टेप प्रोसेस टू अंडरस्टैंड एक विजुअल इन्फॉर्मेशन को कैसे हम लोग एक्सट्रैक्ट करते हैं। इसको हम लोग डीप में देखेंगे। कंप्यूटर विजन भी अलग से चैप्टर है हमारा। ठीक है, हमारा कंप्यूटर विजन भी अलग से चैप्टर है और नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग भी अलग से चैप्टर है, वहाँ पर हम लोग डीप में इसको समझेंगे। ठीक है, तो इमेज प्रोसेसिंग और विजुअल डेटा को प्रोसेस करने से जो भी रिलेटेड होता है उसको हम लोग कंप्यूटर विजन में डालते हैं। इसके एग्जाम्पल्स हम लोग क्या देख सकते हैं, इसके एग्जाम्पल्स हम लोग देख सकते हैं ये रहे। ठीक है, सेल्फ ड्राइविंग कार्स इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल। ओके, सेल्फ ड्राइविंग कार्स, फेस लॉक्स, ठीक है, फेस लॉक सिक्योरिटी सिस्टम, सिक्योरिटी से रिलेटेड जो भी यहाँ पर कैमराज वगैरह यूज़ हो रहे हैं, ठीक है, टेस्ला हो गया, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो यहाँ पर सब हम लोग कंप्यूटर विजन का इस्तेमाल कर रहे हैं। एक एआई मशीन में मल्टीपल डोमेन्स भी यूज़ हो सकते हैं। ठीक है, बट व्हेन यू हैव टू आंसर, यू आंसर विद द मोस्ट प्रोबेबल, उसमें क्या आंसर होगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने चैटबॉट बोला, तो आप बोलोगे सर चैटबॉट में भी तो इमेजेस वगैरह डाल सकते हैं, बट चैटबॉट हैज़ मोस्ट रिलेशन विद एनएलपी, राइट। तो मैं बताता हूँ आगे वो। तो वेन एवर यू टेक एन आंसर इन एमसीक्यू क्वेश्चन, आपको मोस्ट रेलिवेंट आंसर या फिर उसके लिए बेस्ट आंसर क्या होना चाहिए, मोस्ट प्रोबेबल ऑप्शन टू बी टिक्ड, ठीक है, वो आपको देखना है। ओके, मूविंग ऑन, अब हम लोग देखते हैं नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। तो नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग का मतलब क्या होता है, नेचुरल लैंग्वेज को प्रोसेस करना। सो दिस इज आइज एंड दिस इज ईयर्स एंड माउथ ऑफ द मशीन। ठीक है, सुनने और बोलने की एबिलिटी। यहाँ पर आप सिर्फ डेटा को कहाँ गया, अंडरस्टैंड ही नहीं करते हो, इंटरप्रेट ही नहीं करते हो, बट ऑल्सो यू जनरेट द नेचुरल डेटा। ठीक है, इट कैन बी बोथ टेक्स्ट एंड स्पीच। सबसे इंपॉर्टेंट आप ये वाला याद रख लो। ठीक है, दिस इज इनफ। ओके, यहाँ से ये, ठीक है, ओके,
तो NLP enables computers to understand, interpret and generate human languages. पहले तो समझने में हेल्प करता है, इंटरप्रेट करने में हेल्प करता है, ठीक है, समझ के देन व्हाट टू डू नेक्स्ट वो समझता है, इंटरप्रेट करता है, ठीक है, एंड देन जनरेट करने में भी हेल्प करता है, ठीक है। नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग इज ऑल्सो डोमेन ऑफ AI, जिसमें फोकस होता है किस पे, कंप्यूटर्स और ह्यूमंस के बीच में कैसे इंटरेक्शन हो। आप कंप्यूटर से नॉर्मली बातें नहीं कर सकते हो, ठीक है, तो आपने जो भी लैंग्वेजेस यूज़ किए हैं, ठीक है, उसको कैसे समझना है और उसके बाद हाउ टू रिप्लाई दैट, उसको कैसे ट्रिम करके यूजफुल डेटा लेना है, ठीक है, हाउ टू अंडरस्टैंड इंग्लिश, हाउ टू अंडरस्टैंड डिफरेंट लैंग्वेजेस, और आपको वैसे ही रिप्लाई कैसे करना है वो नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग में समझता है। और इसमें विजुअल और टेक्सचुअल दोनों, सॉरी, ऑडियो एंड टेक्स्ट, स्पीच और टेक्स्ट दोनों डेटा पे जो है एम्फेसिस किया जाता है, ठीक है, ये यहाँ पर बोला गया है। तो ऑडियो एंड टेक्स्ट बोथ ऑडियो एंड स्पीच, बोथ ऑफ देम आर यूटिलाइज्ड। ठीक है, ओके, तो ये आपको चीज़ें याद रखनी है। अभी हम लोग मूव करते हैं इसके एक एग्जांपल पे, जो इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स है। ईमेल फिल्टर्स, स्मार्ट असिस्टेंट्स, ये इसके एग्जांपल्स हैं। ईमेल फिल्टर्स कैसे, सर हमने देखा होगा एक और चीज़ है, ठीक है, NLP में बेसिकली वन ऑफ द मोर इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो आपको यहाँ पर लिखना है, सेंटिमेंट एनालिसिस, यहाँ पर लिखते हैं अपन सेंटिमेंट एनालिसिस। ऑल्दो NLP अलग से चैप्टर है जहाँ पर आप ये समझ लोगे, बट सेंटिमेंट एनालिसिस इज ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट पार्ट, जहाँ पर जैसे सोशल मीडिया में क्या सेंटिमेंट चल रहा है आपकी कंपनी के बारे में अगर आपको समझना है, तो आप NLP का सेंटिमेंट एनालिसिस जो है वो करोगे, ठीक है, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग के अंदर ही आता है सेंटिमेंट एनालिसिस। उसके बाद ईमेल फिल्टर्स, स्पैम फिल्टर्स होता है हमारे पास, जिसमें स्पैम है, नॉट स्पैम है, वो कैसे मार्क करना है वो ईमेल फिल्टर्स के अंदर आया। देन स्मार्ट असिस्टेंट्स, ठीक है, जैसे एलेक्सा हो गया, सीरी हो गया, दे कैन स्पीक, ठीक है, आप बोलते हो वो समझते हैं, फिर वो बोलते हैं, सो दैट इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। काफ़ी बड़ा चैप्टर है, ओके, आप धीरे धीरे उसको समझोगे, ठीक है। तो यहाँ पर उसकी डेफिनेशन एक और दी गई है, एंड देन यहाँ पर उसके बारे में लिख दिया है। यहाँ तक हमने जो भी पढ़ा, दैट वाज ऑल बेसिक्स जो आपको पहले से पता होने चाहिए थे, ठीक है, एज पर CBSE क्लास 10, बट मैं जानता हूँ आप लोगों को, और इसलिए मैंने वहाँ भी आपको 55 मिनट्स जो भी है ये चैप्टर्स, पहले एक्चुअली ये सेपरेट चैप्टर्स होते थे, तो मैं पहले सेपरेट चैप्टर्स की तरफ आता था, अभी मैंने ये जो है एक ही मैं आपको सम अप करके दे दिया। आप 2x पे देख रहे होगे तो आपने 30 मिनट के अंदर ये 25-30 मिनट के अंदर ये कवर कर लिया होगा, ठीक है। अभी एथिकल फ्रेमवर्क्स ऑफ AI इज़ द न्यू पार्ट, ठीक है, इसको हम लोग समझते हैं थोड़ा अच्छे से। एथिकल फ्रेमवर्क्स ऑफ AI का मतलब क्या होता है, एथिकल का मतलब क्या होता है, फ्रेमवर्क्स तो उसके बाद में आता है, ठीक है। एथिकल का मतलब क्या होता है, टू डू एनीथिंग बाय द रूल्स ऑफ येस और नो, ठीक है। एथिक्स का मतलब क्या होता है, बेसिकली पहले हमारे पास एथिक्स थे, ठीक है। एथिक्स इज कहाँ गया एथिक्स की डेफिनेशन, हाँ, एथिक्स इज अ सेट ऑफ वैल्यूज और मॉरल्स विच सेपरेट्स राइट सोल्यूशन फ्रॉम द रॉन्ग, ठीक है, एंड मॉरली एक्सेप्टेड वन, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल लाइक काफ़ी एथिकल डिलेमास होते हैं, ठीक है, कि आप कोई काम करना चाहते हो, ओके, सोशली अगर आप सोशली देखा जाए तो जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताया था, ट्रैफिक लाइट पे जा रहे हो और वहाँ पर आपको कोई एल्डरली इंसान मिलता है, आपने उसको हेल्प करने की वजह आप सीधे चले जाते हो, या तो फिर आप उसको हेल्प करते हो, दो चीज़ें। बट सोसाइटी की तरफ से देखा जाए तो यहाँ पर जो मॉरली एक्सेप्टेड या फिर जो एथिकल चीज़ आप जो आपको करनी चाहिए वो है उसकी हेल्प करनी चाहिए, ठीक है। तो ये एथिकल, चोरी नहीं करना, ठीक है, आप कैसे बोलते हो, चोरी इज़ लाइक वेन एवर यू डू एनीथिंग लाइक दैट, ठीक है, जैसे चोरी हो गया, क्राइम हो गया, वो सब चीज़ें क्या है, वो नहीं करनी चाहिए। और ये नहीं करनी चाहिए किसने सेट किया, दिस इज सेट बाय मॉरल्स, हमको जो मॉरल्स मिले गए हैं, हमारी जो एथिक्स है, ठीक है, उसने बताया, ठीक है। तो इससे मैं कुछ गलत इंडिकेट नहीं कर रहा हूँ, बट दिस इज़ ऑल कि ये सब आपने लाइक कभी सोचा कि ये क्यों बोला जाता है, सो दिस इज़ अ नॉर्मल मॉरल एथिक्स, ठीक है, हमें सिखाया गया, ठीक है। सो दिस इज़ राइट और रॉन्ग, ये जो प्रिंसिपल्स हैं बहुत सारी चीज़ों के, अब ये तो बहुत सिंपल सी चीज़ है, आपको लग रहा है अच्छा सर ये तो बहुत बेसिक सा चीज़ है, दिस इज ऑल अंडरस्टूड, बट यही चीज़ें जब आपको अलग अलग सेक्टर्स में, फॉर एग्जांपल हेल्थ केयर में, व्हाट इज़ अ मॉरल, व्हाट इज़ नॉट, ठीक है, ये सारी चीज़ें हमें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है समझनी।
तो आपने देखा होगा कि मैंने बोला हेल्थ केयर में ऐसे होता है, सोसाइटी में ऐसे होता है, तो सब में अलग अलग डिफरेंस है ना। एग्जैक्टली तो हम लोग भी यहाँ पर सेक्टर वाइज और लाइक हमारे पास जो डिफ्रेंशिएशंस है वो है, ये आपको चार्ट देखेगा अभी, ठीक है, सेक्टर वाइज एंड वैल्यू वाइज, ठीक है, कि हमें वैल्यू क्या मिलती है, क्या हम वैल्यू को प्रायोरिटाइज करते हैं और फिर सेक्टर को प्रायोरिटाइज करते हैं, उसके हिसाब से हम लोग बताते हैं, वो मैं आगे बताता हूँ डिटेल में। अभी हम लोग एक और वर्ड देखे, एक तो एथिक्स देखा, एथिक्स मतलब समझ लिया कि दीज आर द सेट ऑफ मॉरल्स जो हमें बताते हैं कि क्या सही है और क्या गलत है, ठीक है। उसके बाद फ्रेमवर्क, फ्रेमवर्क क्या होता है, फ्रेमवर्क इज नथिंग बट अ सेट ऑफ स्टेप्स जो कि हमें किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में हेल्प करें, ठीक है। सर पर ये तो हमने प्रोजेक्ट साइकिल के लिए बोला था, प्रोजेक्ट साइकिल जो हमने बोला था, तो प्रोजेक्ट साइकिल भी एक फ्रेमवर्क ही है बट स्पेसिफिकली फॉर अ प्रोजेक्ट, ठीक है। प्रोजेक्ट साइकिल इज अ फ्रेमवर्क फॉर अ प्रोजेक्ट, बट यहाँ पर मैं जनरल बोल रहा हूँ कि फ्रेमवर्क कैन बी फॉर एनीथिंग, राइट, इट कैन बी अ स्टेप टू सॉल्व एनी प्रॉब्लम, ओके। बट यहाँ पर हम लोग जो फ्रेमवर्क है वो एथिकल फ्रेमवर्क देख रहे हैं, और हमने इससे पहले प्रोजेक्ट साइकिल, प्रोजेक्ट फ्रेमवर्क भी देखा था, ठीक है। फ्रेमवर्क क्या होता है, बाय डेफिनेशन इट इज अ सेट ऑफ स्टेप्स दैट हेल्प अस इन सॉल्विंग प्रॉब्लम्स एंड इट प्रोवाइड्स अ स्टेप बाय स्टेप गाइड फॉर सॉल्विंग प्रॉब्लम इन एन ऑर्गेनाइज मैनर, ठीक है। इट ऑफर्स अ स्ट्रक्चर्ड अप्रोच फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड दिस सर्व्स एज अ कॉमन लैंग्वेज फॉर कम्युनिकेशन एंड कोलैबोरेशन, मतलब दिस इज अ कॉमन वे इन विच वी टॉक अबाउट एनी स्पेसिफिक थिंग। जैसे प्रोजेक्ट के बारे में बात करें तो सब लोग अपने आप ही समझ जाएंगे, अच्छा प्रोजेक्ट है तो हमें टीम 6 डिफरेंट टीम्स में डिवाइड कर लेते हैं बिकॉज 6 स्टेप्स होते हैं, ओके। वैसे ही फॉर एग्जांपल एथिक्स के बारे में बात करें तो फिर द फर्स्ट क्वेश्चन वुड बी कौन से सेक्टर की बात कर रहे हो, द फर्स्ट क्वेश्चन वुड बी कि व्हाट आर यू प्रायोरिटाइजिंग, वैल्यूज या फिर क्या, ठीक है। तो वही हम लोग आगे देखने वाले हैं कि जब एथिक्स के बारे में बात की जाए तो हाउ टू स्टार्ट द कन्वर्जेशन या फिर उसका फ्रेमवर्क क्या है, ठीक है, ये हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो ए आई, बिकॉज ए आई एथिक्स इज इम्पॉर्टेंट, राइट, लाइक आप हेल्थ केयर में वर्क कर रहे हो तो आपको कभी कभी ऐसी सिचुएशन आएगी कि आपको डिसीजन लेना पड़ेगा, तो डिसीजन लेने के लिए आपको मशीन को बताना पड़ेगा कि हेल्थ केयर में स्पेसिफिकली ये नॉर्म्स होते हैं और इसे तुम्हें फॉलो करना चाहिए, ठीक है। आगे हम लोग उसके बारे में देखने वाले हैं, ठीक है। ये इसकी डेफिनेशन है, आप ये याद रख सकते हो, ये एथिकल फ्रेमवर्क क्या होता है, ठीक है। एथिक्स और फ्रेमवर्क अलग अलग हमने देख लिया, पर एथिकल फ्रेमवर्क क्या होता है कि इट्स अ सिस्टमैटिक वे जिसमें आप प्रॉब्लम को सॉल्व करते हो एंड यू सेट द मॉरल्स ऑफ व्हाट इज राइट और रॉन्ग, ठीक है, एंड सच दैट आप एक पॉजिटिव आउटकम अपने सारे स्टेक होल्डर्स के लिए लेके आ पाओ, ठीक है। ओके, सो दैट वाज एथिकल फ्रेमवर्क्स की डेफिनेशन। बट अभी एथिकल फ्रेमवर्क्स चाहिए क्यों, मैंने आपको इसके बारे में बता दिया कि बिकॉज लाइक ए आई के अंदर स्पेसिफिक क्यों चाहिए कि ए आई को डिसीजन बनाने पड़ते हैं, ठीक है। ए आई से लोग पूछते हैं चीज़ें, ए आई से लोग पर्सनल चीज़ें भी पूछते हैं, इमोशनल चीज़ें भी पूछते हैं, तो वहाँ पर उसको एक्सेप्टेड, मॉरली एक्सेप्टेबल चीज़ें बोलनी चाहिए, ठीक है। अभी काफ़ी एड्स भी आ रहे हैं एंथ्रोपिक वर्सेस ओपन ए आई के, जहाँ पर वहाँ पर काफ़ी अलग अलग चीज़ों का मजाक बनाया जा रहा है इन टर्म्स ऑफ इमोशनल कॉन्टेक्स्ट के बारे में जब बात की जाए, ठीक है। तो ए आई इज एसेंशियली डिसीजन मेकिंग के लिए काम होता है, एक इन्फ्लुएंसिंग टूल भी बोल सकते हैं क्योंकि लोग उससे इन्फ्लुएंस होते हैं। तो आजकल वेबसाइट्स में एक अलग से फाइल होती है जो कि यू ए आई के साथ कैसे रिस्पॉन्स बढ़ाया जा सके उस पर डिस्कशन किया जाता है, ठीक है। पहले गूगल पे सर्च के लिए रिस्पॉन्स कैसे बढ़ाया जा सके वो देखते थे, अभी ए आई में सर्च के लिए कैसे मेरी वेबसाइट ऊपर जाए तो वो भी देखा जाता है। सो ए आई इज़ एन इन्फ्लुएंसिंग टूल इसलिए बोल रहे हैं, ठीक है। तो वहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, इसलिए हमको उसमें क्या सही है क्या गलत है कुछ चीज़ें हमें बतानी पड़ेंगी कि समझो ये मॉरली सही है, ये सोसाइटी के लिए सही है, ये गलत है, कुछ रिलीजन वाइज सही है गलत है। तो बेसिकली डिसीजन, ठीक है, डिसीजन जो बनाना है उसके लिए हम लोग उसे एथिक्स बताने जा रहे हैं, ठीक है। और ये वर्ड आप याद रखोगे क्योंकि इसके नेक्स्ट स्लाइड में मैं इसके बारे में कुछ चीज़ें पूछने वाला हूँ या फिर बताने वाला हूँ, ठीक है। एथिकल फ्रेमवर्क्स क्या करता है, एथिकल फ्रेमवर्क्स हमें बताता है क्या क्या मॉरली एक्सेप्टेबल है और एआई को कैसे वो चॉइसेस लेनी चाहिए, ठीक है। ऐसे काफ़ी एथिकल डिलेमाज आते हैं एज अ केस स्टडी जो हम लोग आगे एक एग्जांपल देखने वाले हैं बायोएथिक्स के अंदर, ठीक है। राइट, तो अभी मैंने जैसे बताया था डिसीजन मेकिंग के लिए एआई यूज़ हो सकता है। तो ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो स्पेशली एथिक्स में जहाँ पर हमारी डिसीजन मेकिंग इफेक्ट पड़ सकती है, ठीक है। तो पहली चीज़ है रिलीजन, ठीक है, और स्पेशली इन इंडियन चैटबॉट्स वगैरह जो भी होते हैं आपको बहुत चीज़ें रिलीजन से रिस्पेक्ट करनी है, चाहे वो सही हो गलत हो किसी के नॉर्मल सेंस में, ठीक है। कि एक जगह जाके अगरबत्ती लगा देना बहुत सारी, क्या ये सही है, किसी पत्थर को पूजना क्या ये सही है, पत्थर के सामने माथा टेकना क्या ये सही है, इट कैन बी राइट और रॉन्ग अकॉर्डिंग टू समवन, बट ए आई के नॉट एक्सप्लॉइट इट बिकॉज ये हमारे बिलीव्स है, ठीक है।
तो डिसीजन मेकिंग के लिए हमें रिलीजन को भी कंसिडर करना चाहिए, बिकॉज रिलीजन मतलब एक सेट ऑफ बिलीफ्स और मॉरल रूल्स विच गाइड पीपल अबाउट समथिंग राइट और रॉन्ग, ठीक है। तो लोग किसी मॉरल बिलीफ्स को मानते हैं, तो आपको उन्हें हर्ट नहीं करना है, ठीक है। द पर्सन में रिफ्यूज टू लाई और हार्म अदर्स बिकॉज रिलीजन टीचर्स ऑनेस्टी एंड कंपैशन, ठीक है। जैसे मैं झूठ नहीं बोलता हूँ बिकॉज मेरे रिलीजन में बोला जाता है कि झूठ नहीं बोलना चाहिए। तो ऐसी चीज़ें जो है सीखते हैं। एंड मैं भी कुछ एग्जांपल्स दे रहा हूँ, इसके अलावा काफ़ी और डिसीजन मेकिंग फैक्टर्स हो सकते हैं। तो रिलीजन हो गया, ठीक है। इसके अलावा इंट्यूशन एंड पर्सनल वैल्यूज़, तो कुछ चीज़ें मतलब आप बोलते हैं ना गट सेंस, लाइक ये तो भाई ऑब्वियस सी चीज़ है वैसा कि मेरे को अगर किसी स्ट्रेंजर को हेल्प करनी है, तो मैं लाइक कोई मुझे बोलेगा या फिर कोई मुझे सिखाएगा कि नहीं स्ट्रेंजर को हेल्प करनी चाहिए नहीं चाहिए, तब नहीं करूँगा। व्हेनेवर आई फील कि अच्छा ये तो सही चीज़ है यार, ये तो करनी चाहिए, मतलब किसी को हेल्प चाहिए, कल को मेरे को भी हेल्प चाहिए होगी, तो दिस इज़ अ सिंपल गट सेंस और अ इंट्यूशन या फिर मेरी पर्सनल वैल्यूज़ हैं, तो उससे मैं हेल्प कर रहा हूँ, ठीक है। इनर फीलिंग्स, तो दिस इज़ वन अनदर वे ऑफ डिसीजन मेकिंग कि मेरा डिसीजन कैसे इफेक्ट पड़ सकता है, ठीक है। उसके बाद कुछ लॉजिक, ठीक है। ट्रैफिक रूल, वहाँ पर रेड लाइट है तो मुझे रुकना चाहिए, ग्रीन लाइट है तो मुझे जाना चाहिए, तो दिस इज़ वेरी लॉजिकल थिंग, राइट। और लाइक चलो ये तो उसके अंदर भी आ सकता है कि पर्सनल वैल्यूज़ है मेरी, रुकना चाहिए कि नहीं, बट क्या ट्रैफिक रूल होने चाहिए? जो बना रहा था ट्रैफिक रूल, कि हाँ ट्रैफिक रूल तो होने चाहिए ना सर, ये तो लॉजिकल चीज़ है, मतलब ट्रैफिक रूल नहीं होंगे तो पूरा सिस्टम खराब हो जाएगा, हर जगह पूरा ट्रैफिक ट्रैफिक हो जाएगा। तो ये दिस इज द लॉजिकल और रैशनल थिंकिंग कि लॉजिकल रूल्स बनाए गए हैं या फिर लॉजिक है दिस इज कि ट्रैफिक रूल्स होने चाहिए, ठीक है, एक्सीडेंट नहीं होंगे, इससे सेव होंगी लाइफ्स, तो दिस इज लॉजिकल। तो ये एक और डिसीजन मेकिंग फैक्टर होता है कि लॉजिक, ठीक है। एंड वो काफ़ी फंडामेंटल फैक्टर है एक्चुअली लॉजिक। नेक्स्ट इज सोशल एंड कल्चरल इन्फ्लुएंस, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट, ठीक है, कि सोसाइटी से इन्फ्लुएंस होना, ठीक है। काफ़ी सारी चीज़ें होती है, ठीक है। रिस्पेक्टिंग एल्डर्स, ठीक है। सोशल रूल्स होते हैं काफ़ी सारे, हर जगह के अलग अलग रूल्स होते हैं, ठीक है। सोसाइटल रूल्स भी होते हैं, ठीक है। और कल्चरल रूल्स भी होते हैं, ठीक है। हमारा तो इंडिया इज़ अ वाइब्रेंट कल्चर सोसाइटी, तो इसके अंदर हर जगह पर हर कल्चर में अपने अपने रूल्स होते हैं। सो डिसीजन कैन ऑल्सो भी इम्पैक्टेड बाय योर लाइक कल्चर, कि कुछ कल्चर्स में ऐसे बाहर नहीं जाना दिया जाता, बाहर जाना है मतलब लाइक दे डोंट वांट कि इस स्टेट से उस स्टेट जाओ, या फिर काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, ओके। तो लाइक एवरीथिंग हैज़ अ, तो वहाँ पर वो इंटर स्टेट वाला चीज़ को कैन बी कंसिडर एज अ कल्चर इन्फ्लुएंस, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, है ना, कल्चर के अंदर। तो दैट कैन बी वन थिंग, ओके, राइट। अभी आता है काम की चीज़, ठीक है। यहाँ तक तो हमने जो देखा एथिक्स में उसके बेसिक्स थे और उसकी अंडरस्टैंडिंग थी। अब हम जो देखने जा रहे हैं वो है पूरा का पूरा डिवीजन या फिर फ्रेमवर्क ऑफ एथिक्स, ठीक है। हम यहाँ पर मैंने बोला सर लाइक जो भी हम एथिक्स के अंदर देख रहे हैं, हम फ्रेमवर्क देख रहे हैं, आपने हमें स्टार्टिंग में बताया था कि वो अलग अलग जगह से अलग अलग हो सकता है। मतलब मैं अगर किसी पर्टिकुलर सोसाइटी को फॉलो कर रहा हूँ, ठीक है, तो मेरे को उसके हिसाब से अपने एथिकल फ्रेमवर्क बनाना पड़ेगा। मैं अगर किसी सेक्टर में काम कर रहा हूँ, जैसे मशीनिंग सेक्टर में, तो मशीन के हिसाब से बनाना पड़ेगा। मैं हेल्थ केयर में काम कर रहा हूँ, तो मुझे हेल्थ केयर के हिसाब से अपने एथिकल फ्रेमवर्क बनाना पड़ेगा। मतलब यू नो कि डिसीजन वुड डिपेंड अपॉन द प्लेस आई एम वर्किंग ऑन इन, या एआई जहाँ पर डिप्लॉय कर रहा हूँ मैं, या फिर किस चीज़ को मैं प्रायोरिटाइज करता हूँ। क्या मैं मॉरल्स को प्रायोरिटाइज करता हूँ, क्या मैं प्रॉफिट को प्रायोरिटाइज करता हूँ, क्या मैं लाइफ्स को प्रायोरिटाइज करता हूँ, या फिर इन द अदर वे, ठीक है। तो वो क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं वो हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं। तो देर आर टू मेजर सेक्टर्स जिसमें डिवाइड किया जा सकता है, टू मेजर टाइप्स जिसमें एथिकल फ्रेमवर्क्स को हम लोग डिवाइड करते हैं। फर्स्ट इज सेक्टर बेस्ड, ठीक है। किसी सेक्टर मल्टीपल हो सकते हैं, बहुत सारे, ये हेल्थ केयर है, ठीक है। इसके बाद एजुकेशन सेक्टर भी हो सकता है, और बहुत सारे एजुकेशन सेक्टर में अभी आपको पता है कि एआई फॉर किड्स, मतलब एआई फॉर स्टूडेंट्स कैसे यूज़ हो सकती है, कैसे नहीं यूज़ हो सकती, स्टूडेंट्स को कैसे एक्सेस करवाना चाहिए एआई, उस पर पूरा का पूरा एथिक्स हम लोग देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर प्राइवेसी कंसर्न्स भी हो सकता है, बायसनेस भी हो सकती है, इंक्लूजन भी हो सकता है, एक्सेसिबिलिटी भी हो सकती है, ठीक है। ये सारे वर्ड्स जो हैं ये पहले काफ़ी पूछा जाते थे, व्हाट इज़ इंक्लूसिविटी, व्हाट इज़ एक्सेसिबिलिटी ऑफ एआई, व्हाट इज़ बायसनेस इन एआई, ठीक है। तो इसके बारे में भी मैं आपको क्वेश्चंस के फॉर्म में आपको बता दूंगा, जो भी पहले क्वेश्चंस आते थे और जिसके बारे में अभी फैसिलिटेटर में नहीं दिया गया है ना, मैं वो क्वेश्चंस इंक्लूड कर दूंगा ताकि आपके लिए कुछ भी मिस ना हो एग्जाम में, ओके, उसकी टेंशन नहीं लेनी है। हम लोग यहाँ पर सेक्टर में सिर्फ एक एग्जांपल देखने वाले हैं, ठीक है। एंड और मुझे लगता है इस साल इससे क्वेश्चन आएगा पक्का, ठीक है। उसके बाद वैल्यू बेस्ड में हम लोग तीन डिफरेंट वैल्यूज़ को प्रायोरिटाइज करेंगे और उसके हिसाब से हम लोग बात करेंगे। लेट्स स्टार्ट विद वैल्यू बेस्ड, ठीक है। हम लोग स्टार्ट करते हैं वैल्यू बेस्ड से।
वैल्यू बेस में क्या है हमारे पास, इसका मतलब क्या होता है सर, वैल्यू बेस, और ये ऊपर से बता देता हूँ पहले तो मैं। वैल्यू बेस में मतलब क्या होता है कि आई हैव फोकस्ड ऑन सम एथिकल प्रिंसिपल्स या फिर वैल्यूज़, ठीक है। सिंपल, वैल्यू बेस मतलब वैल्यूज़ को प्रायोरिटाइज किया है। कौन सी वैल्यूज़ हो गया सर, पहला वैल्यू हो गया राइट्स, ठीक है, कि ह्यूमन के राइट्स क्या है, ठीक है, क्या ये मेरा राइट है, तो डिसीजन में बना सकता हूँ, अच्छा ये तो मेरा राइट है ना, तो डिसीजन तो बहुत क्लियर है, ठीक है। इक्वालिटी एंड फेयरनेस, ठीक है, इक्वालिटी इज़ अ राइट, कि मैं अगर बोलूँ कि अरे लाइक तुम्हें एजुकेशन, इसको एजुकेशन देना है, इसको नहीं देना है, क्या ये लाइक अब इस पर डिसीजन क्या बनाए कि तुम्हें एजुकेशन मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए, अरे वो उसका राइट है, देर इज़ नो डिसीजन अबाउट इट, यू हैव टू गिव इट। सो वहाँ पर वैसे डिसीजन बनता है, ठीक है, क्योंकि दिस इज़ अ राइट। तो ऐसे बहुत सारे राइट्स होते हैं, तो उसके हिसाब से सो ह्यूमन राइट्स जो होते हैं उनको रिस्पेक्ट करना है, राइट टू एजुकेशन, राइट टू एट्सेट्रा वगैरह, वो सारी चीज़ें, ठीक है। तो डिग्निटी, प्राइवेसी, तो ये राइट्स के बेसिस पे डिसीजन बना सकते हैं, अच्छा ओके। उसके बाद यूटिलिटी बेस्ड, यूटिलिटी मतलब कि फॉर एग्जांपल मैंने बताया था ना, मिनिमम प्रॉफिट हो रहा है, मैक्सिमम प्रॉफिट हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या मुझे थोड़ा सा लॉस करके, सॉरी, क्या मुझे थोड़ा सा पैसा खर्च करके ज़्यादा प्रॉफिट मिल रहा है, या फिर मैं थोड़ा सा अपने प्रिंसिपल्स को पीछे रख दूँ तो मुझे ज़्यादा प्रॉफिट मिल रहा है, ठीक है। तो मैं उसके हिसाब से प्रायोरिटाइज कर सकता हूँ कि मुझे मैक्सिमम बेनिफिट कैसे आ रहा है, मिनिमम हार्म कैसे आ रहा है, ओवरऑल मेरा इमेज कैसी बन रही है सोसाइटी में, क्या मेरी सोसाइटी में थोड़ी सी इमेज कम हो पर मेरे प्रॉफिट्स बहुत ज़्यादा हो जाए, विल दिस वर्क। तो वैसे डिसीजन हम लोग सेट कर सकते हैं, तो ये यूटिलिटी बेस्ड हो गया। उसके बाद वर्च्यू बेस्ड, ठीक है। वर्च्यू बेस्ड मतलब कि आपकी कैरेक्टर, आपकी मॉरल वैल्यूज से वो कितना अलाइन होता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल आई एम अ वेरी ऑनेस्ट मैन, तो ऑनेस्ट मैन के साथ मेरा लाइक ऑनेस्टी इज़ माई पॉलिसी, ठीक है। तो ऑनेस्टी के साथ कैसे रिलेशन हो रहा है, इफ़ देर इज़ समथिंग जहाँ पर मेरी ऑनेस्टी इज़ अंडरलाइंड, तो मैं लाइक आई प्रेफर नॉट टू गो विद समथिंग जहाँ पर मेरी ऑनेस्टी को डिक्लाइन किया जा रहा है, या फिर वहाँ पर उसमें खेद हो रहा है, ठीक है, उसमें प्रॉब्लम आ रही है। तो आई गो विद समथिंग जहाँ पर मोर ऑनेस्ट ओपिनियंस मिल रहे हैं, जहाँ पर डिसीजन इज़ बेस्ड ऑन ऑनेस्टी। तो ऐसे रिस्पॉन्सिबिलिटी, कंपैशन, ऐसी ये सारी जो वर्च्यू बेस्ड चीज़ें हैं वो वहाँ पर देखी जाएगी, ठीक है। बाकी सेक्टर वाइज जो हो गया वहाँ पर हम लोग स्पेसिफिक हेल्थ केयर सेक्टर को देखेंगे क्या चीज़ें हो सकती है। ओके, इसमें थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं, और देखो इस बार एथिकल फ्रेमवर्क से क्वेश्चन आएगा, इस पर मैं पक्का श्योर हूँ, ठीक है। तो वो आपको पक्का देख के जाना है। एथिकल फ्रेमवर्क्स में हमने क्या देखा, वैल्यू बेस्ड के अंदर हमने इसकी डेफिनेशन अगर आपको लिखनी होगी तो आप बोलोगे इसमें 3 टाइप होते हैं, ठीक है। वैल्यू बेस्ड मतलब फंडामेंटल एथिक्स एंड वैल्यूज़ के ऊपर हम डिसीजन बनाते हैं, ठीक है। इट इज़ कंसर्न विद एक्सेसिंग द मॉरल वर्थ ऑफ एक्शंस एंड गाइडिंग एथिकल फ्रेमवर्क। ये इतना कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं, आप बोलो कि वैल्यूज़ के हिसाब से हम लोग डिसीजन बनाते हैं, ठीक है। एंड दीज वैल्यूज़ कैन बी लाइक 3 टाइप्स में हम लोग इसको क्लासीफाई कर सकते हैं, राइट बेस्ड, यूटिलिटी बेस्ड और वर्च्यू बेस्ड, ठीक है। राइट बेस्ड में क्या आता है कि यहाँ पर हम लोग जो किसी भी इंसान की लाइक पर्सनल राइट्स जो होते हैं, फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स हो गया, ठीक है, एंड डिग्निटी को रेस्पेक्ट करते हैं, वी रिस्पेक्ट द ह्यूमन राइट्स एंड डिग्निटी ऑफ पर्टिकुलर इंडिविजुअल, ये डाल सकते हो, ठीक है। तो ऑटोनॉमी, डिग्निटी, फ्रीडम, एजुकेशन राइट, ये सारे राइट्स जो आप उसमें घुसा दो जो भी प्रियम्बल में लिखे होते हैं ना, सब राइट्स, ओके। तो वो राइट्स वगैरह आप डाल सकते हो, एंड देन बोल सकते हो कि वी हैव टू रिस्पेक्ट द राइट्स ऑफ ह्यूमंस, एंड देन उसके हिसाब से वी हैव टू मेक द डिसीजन, ठीक है, राइट। अब आपको इसके अलावा कोई भी पॉइंट याद करना हो आप पढ़ सकते हो, मैं इसलिए पूरा का पूरा जो फैसिलिटेटर में है उसके हिसाब से मैंने यहाँ पर डाल दिया, बट आई हैव एक्सप्लेन यू कि एग्जैक्टली क्या है, और क्वेश्चंस में भी देख लेंगे। यूटिलिटी बेस्ड जैसे मैंने बताया था आपको कि ओवरऑल गुड, सो इट सीक्स टू मैक्सिमाइज द ओवरऑल यूटिलिटी और द बेनिफिट फॉर द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ पीपल, दिस माइट इन्वॉल्विंग वेइंग पोटेंशियल बेनिफिट्स ऑफ एआई एप्लीकेशन अगेंस्ट द रिस्क दे पोज टू द सोसाइटी और एनवायरमेंट। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। आई थिंक पूरे इसमें मुझे यही हाईलाइट करना चाहिए, ये दो पॉइंट अच्छे से देख लो, ठीक है, कि इवन दो समटाइम्स मुझे कुछ चीज़ों पे सैक्रिफाइस करना पड़ जाए, मेरी रेपुटेशन हो गई या फिर प्राइवेसी हो गया, थोड़ा सा प्राइवेसी में कुछ हो गया, थोड़ी सी जॉब्स कट करनी पड़ रही है मेरे को, सोसाइटी मुझे गाली देगी, वो अलग चीज़ है, ठीक है। बट क्या मेरी कंपनी को बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो रहा है, ओके, तो आई एम पोटेंशियली वेइंग आउट कि मेरी यूटिलिटी बहुत इंक्रीज़ हो रही है, तो मेरे वो थोड़े लॉस मेरे को चलेंगे, ठीक है, ऐसे। एंड देन उसके बाद वैल्यू बेस्ड मतलब क्या होता है, फॉर एग्जांपल हमारे यहाँ पर सॉरी, वर्च्यू बेस्ड, ठीक है। वर्च्यू बेस्ड मतलब क्या होता है, वर्च्यू बेस्ड मतलब हमने जैसे यहाँ पर देखा था कि लाइक आपके जो
खुद की प्रिंसिपल्स हैं, ठीक है। मेरा जो कैरेक्टर है, ठीक है, मेरे जो इंटेंशंस है, मेरी पॉलिसीज़ है, मैं ऑनेस्ट हूँ, ठीक है, कंपैशन है, मेरे अंदर इंटीग्रिटी है, वो सब चीज़ें जो है होल्ड करनी चाहिए, ठीक है, उस पर कॉम्प्रोमाइजेशन नहीं चाहिए। तो मेरा डिसीजन इस पर बनेगा कि अगर मेरी ऑनेस्टी या फिर मेरे कंपैशन पे कहीं भी कोई दाग लग रहा है तो मैं वो डिसीजन नहीं लूँगा, ठीक है। तो डिसीजन कैन ऑल्सो बी बेस्ड ऑन वर्चू बेस्ड एथिकल फ्रेमवर्क्स भी हो सकते हैं जो स्पेसिफिकली इन चीज़ों को हाईलाइट करते हैं। अंडरस्टूड? क्लैरिटी है इस पर? कोई भी पॉइंट पे आपको क्लैरिटी नहीं है, आप उस पर जाओ, उसको गो थ्रू करो एंड देन उसमें पॉइंट्स याद करने की कोशिश करो। एक छोटे शॉर्ट नोट्स बना लो, ये तो मैं दूंगा आपको टेलीग्राम पे, बट अपने छोटे शॉर्ट नोट्स बना लो जहाँ पर आप 1-1 लाइन में लिखो। चैप्टर ऑलमोस्ट एंड हो चुका है। एक इंपॉर्टेंट पार्ट बायोथिक्स करके आता है, इसको हम लोग देखना है। इस पर केस स्टडी भी गिवन है और केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आने के चांसेस भी है इस पर। बायोथिक्स क्या होता है? हेल्थ केयर एंड लाइफ साइंसेस, ठीक है। एआई के बारे में जब भी बात की जाए तो बहुत कंसर्न्स आते हैं कि हेल्थ केयर में एआई कैसा परफॉर्म करेगा और कैसा करना चाहिए, ठीक है। तो दैट इज़ वाई हमने क्या किया है, बायोएथिक्स करके हमने जो बायोलॉजी में या फिर हेल्थ केयर में जो एथिकल फ्रेमवर्क हमें बनाना चाहिए उसके ऊपर हमने स्पेसिफिकली स्टडी की गई है और जिसको हम लोग यहाँ पर भी हाईलाइट करने वाले हैं। सो बायोएथिक्स इज द एथिकल फ्रेमवर्क विच इज़ यूज इन हेल्थ केयर एंड लाइफ साइंसेस, ठीक है, पहला पॉइंट। ओके, इट डील्स विद एथिकल इश्यूज रिलेटेड टू हेल्थ, मेडिसिन, बायोलॉजिकल साइंसेस, ठीक है, दूसरा पॉइंट। ओके, ensuring that AI application in healthcare adhere to ethical standards, मतलब AI एप्लीकेशन जो हम बना रहे हैं वो हेल्थ केयर में जो भी हेल्थ केयर के एथिकल स्टैंडर्ड्स हैं उनको पेव करने चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया। अब इसके अंदर क्या क्या स्टैंडर्ड्स होते हैं, क्या क्या प्रिंसिपल्स है, ये देखते हैं। इस पर क्वेश्चन आ सकता है डायरेक्टली कि टेल मी थ्री प्रिंसिपल्स ऑफ बायोएथिक्स। ओके, ये क्वेश्चन डायरेक्टली आ जाएगा। तो आपको क्या करना है, ये क्वेश्चन समझ के रखना है। इसमें 4 पॉइंट लिखे हुए हैं, 2-3 तो याद ही कर लो, ठीक है। रिस्पेक्ट फॉर ऑटोनॉमी, ठीक है, डू नॉट हार्म, इंश्योर मैक्सिमम बेनिफिट फॉर ऑल एंड गिव जस्टिस। तो ये एक्चुअली ऐसा नहीं लगता कि डॉक्टर्स की प्लेज होती होगी, वैसा टाइप है। ओके, तो किसी को हार्म नहीं मिलनी चाहिए, कोई भी हार्म नहीं होनी चाहिए, कोई भी किसी भी तरीके से ऐसा डिसीजन नहीं होना चाहिए कि किसी पेशेंट को हार्म हो। उसके बाद इंश्योर दैट मैक्सिमम बेनिफिट हो सबका, ठीक है। कहीं भी ऐसा डिसीजन ना हो कि यू आर टेकिंग समवंस लाइफ और उसके अलावा आपको कुछ बेनिफिट किसी और को मिल रहा है, फिर पर्सनल बेनिफिट हो रहा है किसी का। यू शुड इंश्योर मैक्सिमम बेनिफिट फॉर एवरी वन एज अ डॉक्टर, एज अ AI वर्किंग इन द फील्ड ऑफ बायोलॉजी, ठीक है। एंड यू हैव टू गिव जस्टिस, ठीक है। इसके बारे में आगे देखते हैं कि कैसे और क्या क्या चीज़। ओके, तो हमने जो प्रिंसिपल्स ऑफ बायोएथिक्स पढ़े थे, यहाँ पर 4 प्रिंसिपल्स पढ़े थे। तो यहाँ पर हमारे पास था एक कि लीस्ट हार्म सबको होने चाहिए, ठीक है। लीस्ट हार्म शुड बी गिवन टू, लाइक लीस्ट हार्म शुड बी कॉज्ड टू ऑल द पॉसिबल वेज, जितने भी पॉसिबल वेज है वहाँ पर सबसे कम हार्म जहाँ पर मिल रही है उस तरीके को आप अप्लाई करोगे। उसके बाद नेक्स्ट इज कि मैक्सिमम बेनिफिट सबका हो, ऐसे कोई स्ट्रैटेजी आप अप्लाई करोगे, ठीक है। ऐसा डिसीजन बनाना है आपको, ठीक है। अभी यहाँ पर इसका मतलब क्या हुआ, ठीक है। इसको हम लोग है ना ऑल्सो वी से 2 वर्ड होते हैं, देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, मेलेफिसेंस एंड बेनिफिसेंस। मेलेफिसेंस मतलब इंटेंशनली हार्म देना किसी को, लाइक गलत कर रहा है किसी के साथ। बेनिफिसेंस मतलब सबके साथ बहुत अच्छा करना। बेनिफिसेंस को आप याद रख सकते हो, बेनिफिट मतलब अच्छा, तो सबके साथ बहुत अच्छा करना। जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, कहाँ गया, यहाँ पर लिखा होगा, बेनिफिट इज अचीव्ड बाय ऑल द स्टेक होल्डर्स इन्वॉल्व। जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उन सबको फ़ायदा ही फ़ायदा करो, ठीक है। बेनिफिट शुड बी अचीव्ड बाय ऑल द स्टेक होल्डर्स इन्वॉल्व एंड ओवरऑल गुड ऑफ द कम्युनिटी शुड बी डन, ठीक है। तो ये बेनिफिसेंस हो गया। इसका उल्टा है मेलेफिसेंस, मतलब जितना हो सके सबका इंटेंशनल हार्म, सबका इंटेंशनल वी डू रॉन्ग विद देम, ठीक है, दैट इज मेलेफिसेंस। और मेलेफिसेंस का उल्टा क्या है, सबसे कम हार्म करो, ठीक है। लीस्ट हार्म शुड बी गिवन। तो आपको ये जो है ना नॉन मेलेफिसेंस है, ठीक है। इसको मेलेफिसेंस करके याद नहीं रखना, ये नॉन मेलेफिसेंस है जिसमें आपको बताया गया है कि लीस्ट हार्म देनी चाहिए, लीस्ट हार्म शुड बी कॉस्ट, ठीक है। जितनी पॉसिबल तरीके हो सकते हैं उससे अवॉइड करो कोई भी गलती, कोई भी नेगेटिव इम्पैक्ट, ठीक है। तो लीस्ट हार्म शुड बी कॉस्ट, उसको नॉन मेलेफिसेंस बोलते हैं। और बेनिफिसेंस मतलब जितना हो सकता है उतना सब में सुख बांटो, ठीक है। बेस्ट बेनिफिट शुड बी अचीव्ड, ग्रेटेस्ट बेनिफिट पॉसिबल शुड बी अचीव्ड फॉर ऑल द स्टेक होल्डर्स इन्वॉल्व, ठीक है। उसका उल्टा मेलिफिसेंस होता है, बट मेलिफिसेंस इज नॉट द स्ट्रैटेजी, नॉन मेलिफिसेंस इज द स्ट्रैटेजी। 2 ये हो गई। उसके बाद एक ऑटोनॉमी
एंड देन जस्टिस, ठीक है, विच इज़ सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। ओके, बट उसके बारे में भी लिख दिया गया है यहाँ पर थैंक्स टू माय टीम। तो यहाँ पर ठीक है, इसको भी देख लेते हैं हम लोग। ऑटोनॉमी एंड देन इसके जस्टिस के बारे में लिखा है, जस्टिस के बारे में भी लिखा है, ठीक है। आई थिंक ये पूरे का ही एक बार लिख दिया है। तो देख लेते हैं रिस्पेक्ट फॉर ऑटोनॉमी। ऑटोनॉमी का मतलब क्या होता है कि बेसिकली आप जब डिसीजन बना रहे हो तो जो भी यूजर्स डिसीजन ले रहे हैं उनको फुली अवेयर करवाना, ठीक है, कि मैं जो लाइक डिसीजन ले रहा हूँ आई शुड बी फुली अवेयर कि मैं क्या करने जा रहा हूँ, ठीक है। एंड जस्टिस मतलब जितने भी बेनिफिट्स है, बर्डन्स है ऑफ अ पर्टिकुलर चॉइस शुड बी मेड डिस्ट्रीब्यूटेड इन अ जस्टिफाइड मैनर अक्रॉस द इरिस्पेक्टिव ऑफ द बैकग्राउंड। तो यहाँ पर जस्टिस टू एक्सेसिबिलिटी, जस्टिस टू इंक्लूसिविटी, जस्टिस टू एवरीवन विदाउट इंक्लूडिंग एनी सोशल कॉन्टेक्स्ट ऑफ द पर्सन, ठीक है। कहाँ से आता है, कैसा है, कुछ भी नहीं। यहाँ पर जो मॉरली जस्टिस देना चाहिए तो वो जस्टिस देना चाहिए, ठीक है। कहीं भी ऐसी चॉइस नहीं बनानी है जिसमें आप एथिकली रॉन्ग हो, ठीक है। जस्टिस शुड बी गिवन टू एवरी वन इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर बैकग्राउंड, ठीक है। ऑटोनॉमी मतलब कि इट शुड, जैसे बोलते हैं ना, ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट्स वर्किंग ऑन इट्स ओन, तो एनेबलिंग फुली अवेयर सिचुएशन, जहाँ पर आपको है ना सब कुछ पता होना चाहिए जब भी आप कोई डिसीजन बना रहे हो, ठीक है। यू शुड बी नोन अबाउट योर डिसीजन। जैसे एआई में बहुत बड़ी गलती होती है, हेलुसिनेशन भी बोलते हैं इसको, कि एआई क्या करता है ना, अगर आप बोलोगे ना उससे कुछ कि यू नो अबाउट द कंडीशंस आई वाज बॉर्न इन, इवन इफ ही डजंट नो अबाउट इट, इट विल एक्ट दैट इट नोज अबाउट इट। वो नहीं होना चाहिए यहाँ पर। एआई शुड बी नोइंग कि वो वहाँ पर कैसे फंक्शन कर रहा है। ओके, सो दिस इज़ हाउ वी कंप्लीटेड मोस्ट ऑफ आवर चैप्टर। एंड देन यहाँ पर कुछ 2-3% ऑफ द चैप्टर बचा है। एक केस स्टडी बस देख लेते हैं। केस स्टडी क्या है, आपके साथ ही मैं पढ़ता हूँ, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेता है एज अ क्वेश्चन, ठीक है। केस स्टडी क्या है, कंपनी ने हॉस्पिटल्स को सपोर्ट करने के लिए एक पेशेंट केयर बाय क्रिएटिंग अ एल्गोरिथम डिजाइन टू आइडेंटिफाई इंडिविजुअल्स एट हाई रिस्क। एक एल्गोरिथम बनाया, ठीक है, विच इज़ डिजाइन टू आइडेंटिफाई इंडिविजुअल्स जिनको बहुत हाई रिस्क है, ठीक है। The objective is to provide healthcare with valuable insights to allocate resources effectively and ensure that the most in this need receive appropriate, तो जिसको भी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है उसको appropriate attention मिले इसके लिए, ठीक है। However, potential unintended consequences lead to some problems in the model। चलो कुछ problems आ गई, these were not intended बट अनइंटेंडेड प्रॉब्लम्स आ गई जो मैंने इंटेंड नहीं की थी, पर गलती से उसमें से कुछ प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, ठीक है। तो पोटेंशियल अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंस लीड टू सम प्रॉब्लम्स इन द मॉडल, कुछ प्रॉब्लम्स आते थे मॉडल में, सच एज एल्गोरिथम इनएडवर्टेडली एग्जैबरेटिंग एग्जिस्टिंग बायसेस और इनएक्यूरेसीज इन द डेटा। इसका मतलब क्या होता है कि इसका मतलब क्या होता है, बायस, ठीक है। बायस, यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस वर्ड। बायस मतलब किसी भी चीज़ के लिए पर्टिकुलरली इंक्लाइंड होना, ठीक है। आई एम, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप मेरे स्टूडेंट्स हो और कुछ स्टूडेंट्स जो मेरे से नहीं पढ़ते, तो आई विल बी लिटिल बायस्ड ऑन यू कि अच्छा मैंने आपको पढ़ाया तो मैं आपकी बातें सुनने में ज़्यादा बायस्ड होऊंगा, ठीक है, बीइंग योर टीचर। तो दिस इज़ बायसनेस, ठीक है। अब बायसनेस आती कैसे है, बायसनेस आती है थ्रू आपकी जिसने ट्रेनिंग की होती है ना, वो ट्रेनिंग डेटा में से ही आती है, ठीक है। बायसनेस कभी भी कंप्यूटर खुद से बायस नहीं होता, वो डेटा के हिसाब से बायस होता है कि आपके पास कौन सी डेटा ट्रेन की गई है, उसमें अगर बायसनेस है। फॉर एग्जांपल अगर मैं डॉक्टर्स के बारे में डेटा ट्रेन कर रहा हूँ और वहाँ पर बहुत ज़्यादा दिखाया गया है जिससे डेटा को ट्रेन किया गया है, जिस इमेजेस से उसमें सब मेल डॉक्टर्स हैं, तो बायसनेस वुड बी टुवर्ड्स मेल डॉक्टर्स, राइट, ठीक है, कि डॉक्टर्स मतलब मेल, ऐसा सोचेंगे लोग, ठीक है। तो ऐसी बायसनेस नहीं रहनी चाहिए। Addressing concerns about the algorithm accuracy, reliability becomes paramount as any flaws of its designer in data training could compromise patient care outcomes, ठीक है, जो भी बहुत सारा टेक्स्ट लिखा हुआ है। तो बेसिकली मुझे समझ में आया कि यहाँ पर जो है ट्रेनिंग डेटा में कुछ गड़बड़ी की वजह से कुछ मतलब एल्गोरिथम की जो एक्यूरेसी और रिलायबिलिटी है वो खतरे में आ चुकी है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर बायसनेस आ चुका है। ओके, प्रॉब्लम क्या हो रहा है, पेशेंट इन द वेस्टर्न रीजन ऑफ अ पर्टिकुलर एरिया हु वर कैटेगराइज्ड एट द सेम level of risk by the algorithm were generally exhibited more severe health conditions compared to patient from other regions। तो यहाँ पर जो वेस्ट रीजन के लोग हैं उनको सेम ही रिस्क लेवल बताया गया है कि इसको भी उतना ही रिस्क है कि ये भी 10 महीने के अंदर, लाइक 10 महीने के अंदर हो जाएगा इनका भी। तो दोनों को बोला गया है, मतलब वेस्ट रीजन वालों को भी और बाकी रीजन वालों को भी यही बोला है कि 10 महीने में आपका जो है कार्यक्रम ख़त्म हो जाएगा। तो बट यहाँ पर जो हेल्थ कंडीशंस है
ठीक है। तो यहाँ पर जो हेल्थ कंडीशंस है वो वेस्ट वालों के लिए ज़्यादा सीवियर बताया जा रहा है, ठीक है। तो लाइक एल्गोरिथम दोनों के लिए सेम रिस्क कर रहा है, बट वेल्थ जो हेल्थ कंडीशंस है एक्चुअली वो लाइक पेशेंट्स जो दूसरे रीजन के हैं उनकी उनसे ज़्यादा वेस्ट वालों की है, ठीक है। तो यहाँ पर घाटा वेस्ट वालों के लिए है ना, बिकॉज वेस्ट वालों में रिस्क वो सेम बता रहा है बट एक्चुअली वो ज़्यादा बीमार है, ठीक है। तो चलो प्रॉब्लम समझ लिया हमने, अभी क्या करते हैं, वाई द प्रॉब्लम हैपन। तो आई थिंक ये पहले हु समझे हमको समझाया, फिर हु वॉट वेयर एंड वाई वाला सीन चल रहा है क्या यहाँ पर भी, ठीक है। वाई प्रॉब्लम हैपन, क्योंकि एल्गोरिदम यूटिलाइज वाज ट्रेन्ड ऑन द हेल्थ केयर एक्सपेंडिचर फॉर द मेजर ऑफ दिस the algorithm was created in United States where less money is spent on western region patient than other patients healthcare। अच्छा ओके, मैंने सही एनालाइज किया था ना पिछली बार में। वी कैन यूज, देखो हमने क्या एनालाइज किया था कि जनरली एग्जिबिटेड मोर सीवियर कंडीशंस कंपेयर टू द पेशेंट्स फ्रॉम द हमने सही एनालाइज किया था। तो यहाँ पर यूएस वालों से लाइक यूएस में ये एल्गोरिथम बनाया गया था, लेस मनी वाज स्पेंट ऑन वेस्टर्न रीजन पेशेंट हेल्थ केयर देन द अदर एथनिक पेशेंट हेल्थ केयर। तो यहाँ पर वेस्ट वालों को ज़्यादा कंसिडर नहीं किया था, ठीक है। तो दैट इज़ वाई वहाँ पर जो है एल्गोरिथम में भी वैसे ही दिखाया जा रहा है, ठीक है। अभी यहाँ पर हम लोग चार जो प्रिंसिपल्स थे, रिस्पेक्ट फॉर ऑटोनॉमी, ठीक है, और क्या था अपना ज्यूरिसडिक्शन वाला था एक तो, ठीक है, और क्या था जस्टिस, सॉरी जस्टिस था, मैक्सिमम बेनिफिट एंड डू नॉट हार्म, ठीक है। अब ये बिकॉज ये इस साल नया आया है तो कुछ कुछ चीज़ें मैं भी भूल जाता हूँ, बट आपके साथ बार बार पढ़ पढ़ के मुझे भी याद हो जाएगा, आपको भी याद हो जाएगा, ठीक है। मजाक कर रहा हूँ, मैंने पढ़ा है अच्छे से ओके, रेस्पेक्ट फॉर ऑटोनॉमी, ठीक है। यहाँ पर हम लोग इसको कैसे एनेबल कर सकते हैं, हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट विल मेक श्योर कि जो ए आई एल्गोरिदम है उसको सारे अपने फंक्शंस आते हैं, ठीक है। कैसे, डेटा मॉडल को अच्छे से ट्रेन किया जाएगा, ठीक है। यू शुड मेक यूज टू मेक डेटा डिसीजन प्रोड्यूसर। तो पहले तो डेटा ट्रेनिंग शुड बी वेरी टॉप नॉच, ठीक है। जो परफॉर्मेंस है, ठीक है, मॉडल के प्रेडिक्शंस एंड डेटा लेवल्स, उसको हम लोग प्रॉपरली जो है भाई इसको वापस से करना, ओके। सो ओके, सो रिस्पेक्ट फॉर ऑटोनॉमी, ठीक है। रिस्पेक्ट फॉर ऑटोनॉमी मतलब दैट यूजर शुड बी एनेबल टू बी फुली अवेयर ऑफ जो भी डेटा यूज़ किया गया। तो ऑटोनॉमी मतलब है ना, लाइक एवरी वन इन्वॉल्व इन द सिस्टम, सारे स्टेक होल्डर्स को पता होना चाहिए कि भाई ये तुमने किया तो कैसे किया, ए आई पीछे ट्रेन करके रख दिया, दैट इज़ हेल्थ केयर में ऐसा नहीं चलेगा, आपको बताना पड़ेगा सब कुछ। तो ऑटोनॉमी के लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले डेटा रिलीज़ करना पड़ेगा, कि पहले तो जो डेटा जिस पे आपने मॉडल को ट्रेन किया था वो पूरा का पूरा हमें रिलीज़ करके दो, ठीक है। डेटा जिस पे मॉडल ट्रेन हुआ था वो पूरा रिलीज़ करके दो हमें, ठीक है। दूसरा, इवेंट ऑफ द परफॉर्मेंस कंसर्न मॉडल प्रेडिक्शन, जो भी मॉडल प्रेडिक्शंस आपके पास आए थे, आपने जो भी लेबल्स बनाए थे डेटा को ट्रेन करने के लिए, मॉडल को ट्रेन करने के लिए, वो पूरा का पूरा रिलीज़ करके डॉक्यूमेंट में हमें चाहिए, ठीक है। ये हमने ऑटोनॉमी के लिए कर दिया, ठीक है। दूसरा था डू नॉट हार्म। डू नॉट हार्म मतलब नॉन बेनिफिशियरी, ठीक है, किसी को भी हार्म नहीं जाना चाहिए, मिनिमल हार्म होनी चाहिए। तो यहाँ पर भी आप लिख सकते हो कि अभी ये आंसर चल रहा है, ठीक है। मतलब बेसिकली आपको केस स्टडी दिया, इसमें बोला कि चार प्रिंसिपल जो एथिक्स के हैं उसे लगाओ यहाँ पर, बायो एथिक्स पहला लगा दिया हमने, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, डो नॉट हार्म मतलब किसी को भी हार्म नहीं जानी चाहिए, ठीक है, चाहे वो इंसान हो चाहे वो इंसान नहीं हो, एवरी हार्म शुड बी अवॉइडेड एट ऑल द कॉस्ट एंड मिनिमम हार्म शुड बी देयर, ठीक है। जहाँ से भी मिनिमम हार्म पहुँचती है उस पाथ को लेना चाहिए, ओके। यहाँ पर अलग अलग चीज़ें हैं कि जहाँ भी मिनिमम हार्म पहुँच रही है वैसे डेटा सेट्स उठाओ, ठीक है। तो लाइक उससे और पर्टिकुलर किसी ग्रुप को प्रॉब्लम ना हो वैसे डेटा सेट्स उठाओ और उसी पर ट्रेन करना चाहिए हमें, ठीक है। जैसे यहाँ पर क्या हो रहा है, पेशेंट फ्रॉम अदर रीजन एक्सक्लूडिंग द वेस्टर्न पार्ट हु आर लेस इल वुड रिसीव मोर इंटेंसिव केयर फ्रॉम डॉक्टर्स देन पेशेंट हु एक्चुअली रिक्वायर द हेल्प। तो ये यहाँ पर जो है डेटा बायस का प्रॉब्लम हुआ था, तो वो कैसे का लाइक कैसे सही होगा, वो होगा डू नॉट हार्म से, ठीक है। डू नॉट हार्म के अंदर लिख सकते हो यहाँ पर डेटा बायस हो रहा है, वैसा नहीं करने के लिए हमें डेटा को अच्छे से ट्रेन करना पड़ेगा, जिसमें हर टाइप ऑफ डेटा लाना चाहिए, रीजन वाइज एक्सप्लिसिटली लिमिट किया जाता हमने, जो हमने किया था वो इस बार नहीं करना है,
ओके ठीक है। दिस एल्गोरिदम इफ इम्प्लीमेंटेड वुड एक्टिवली हार्म पेशेंट्स अलोंग टू द वेस्टर्न रीजन। ठीक है, मतलब अगर ये एल्गोरिदम ऐसे ही लगाया जाता है तो हमको पता है कि वेस्ट वालों का काफ़ी नुकसान होगा, बिकॉज ऑलरेडी उनकी हेल्थ कंडीशंस काफ़ी ज़्यादा ख़राब है, बट उनको भी सेम लेवल ऑफ ट्रीटमेंट मिल रहा है जो बाकी लोग हैं। तो दिस इज़ अ हार्म फॉर देम। ठीक है, ये बायस की वजह से आया गया है, और इसके हम लोग क्या करेंगे, बिकॉज दिस इज़ एन अनइंटेंडेड हार्म जो आ रही है, तो इसको अवॉइड करना है बाय ट्रेनिंग द डेटासेट बेटर। ठीक है, ये हार्म वाला सीजन पता चल गया हमको। मैक्सिमम बेनिफिट कैसे इंश्योर कर सकते हैं, मैक्सिमम बेनिफिट में भी आप ये पॉइंट लिख सकते हो कि बेटर डेटा सेट लेके आओ। ठीक है, सेम ही पॉइंट आप दोनों तरीके से लिख सकते हो। ठीक है, और जितनी भी क्लिनिकल प्रैक्टिस होती है, ठीक है, जितनी भी हेल्थ केयर में स्टैंडर्ड प्रैक्टिस होती है उसको देखना चाहिए, नॉट जस्ट टेक्नोलॉजिकल सोच। ठीक है, टेक्नोलॉजिकल सोच रखना है, बट सिर्फ उसके बिहाफ पे, उसके एथिक्स पे नहीं चलना है कि टेक्नोलॉजी में तो मतलब जितना बेस्ट रिटर्न आया वो कर दिया। इट्स नॉट जस्ट अबाउट बेस्ट रिटर्न, इट्स अबाउट कैसे वो रिटर्न डिस्ट्रीब्यूट भी हो रहा है। ठीक है, तो वो हेल्थ केयर में वैसे सोचते हैं हम लोग। ठीक है, यहाँ पर नॉन मेलिफिसेंस एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो नॉन मेलिफिसेंस मतलब कि मिनिमम हार्म करना है। ठीक है, नॉन मेलिफिसेंस मतलब मिनिमम हार्म करना है, बट तुम्हें वहीं पर नहीं रुकना कि मिनिमम हार्म हो, हमें नॉट जस्ट मिनिमम हार्म पर मैक्सिमम बेनिफिट की तरफ भी जाना है। वेरी गुड लाइन टू राइट इन द एग्जाम, इट शुड गो बियॉन्ड नॉन मेलिफिसेंस टू स्ट्राइव फॉर बेनिफिसेंस। ठीक है, कि मिनिमम हार्म सिर्फ हमारी सोच नहीं होनी चाहिए कि कम से कम नुकसान होना चाहिए। ठीक है, मतलब हमारी सोच कैसी है कि कम से कम नुकसान होना चाहिए, बट हमारी सोच होनी चाहिए कि सबसे मतलब मैक्स टू मैक्स फ़ायदा होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा होना चाहिए, ऐसी सोच। ठीक है, तो ये तो वही हो गया ना, स्टार्टअप फाउंडर्स वाला मोटिवेशन। बट एनी हाउ, सो दिस इज़ हाउ यू कैन, दिस इज़ अ गुड पॉइंट टू राइट एन एग्जामिनेशन। ओके, और यहाँ पर राइट, सो बेनिफिट मस्ट बी प्रोवाइडेड फॉर ऑल द रीजन्स। ठीक है, तो सेम ही लाइन आप इसमें है ना, बस यू हैव टू डिफाइन द सिचुएशन और उसके हिसाब से आप लिख दो। थिंक दिस इज सेम। एंड जस्टिस के अंदर क्या होना चाहिए, ऑल द बेनिफिट्स एंड बर्डन्स ऑफ अ पर्टिकुलर चॉइस मस्ट बी डिस्ट्रीब्यूशन इन अ जस्टिफाइड मैटर। तो अभी अगर कोई समझो इम्प्लीमेंट हो जाता और कुछ प्रॉब्लम आ जाती, तो इट शुड बी लाइक देयर शुड बी जस्टिस की, लाइक द जो भी चॉइस आई थी, जो भी बर्डन थे पर्टिकुलर चॉइस के, वो सब अक्रॉस एवरी पर्सन, एवरी स्टेक होल्डर शुड बी डिवाइडेड इक्वली। ठीक है, सबकी वजह से हुआ ऐसा। ओके, राइट, तो हेयर आई थिंक वी कंप्लीट द चैप्टर। हमारा समय समाप्ति की घोषणा। एंड मैंने अभी लेक्चर लेना वापस चालू किया, तब मुझे समझ में आ रहा है कि बैठ के 1.5-2 घंटा बोलने पे गले में दर्द होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, बट आई थिंक आई एम बैक अगेन विद फुल जोश, तो चलेगा, लगातार रिकॉर्ड करेंगे। टेलीग्राम पक्का ज्वाइन कर लो, बिकॉज यहीं पे मैं आपसे कम्युनिकेट कर पाता हूँ। मुझे डायरेक्ट बोलना है तो या तो मैं चैट्स में बात कर सकता हूँ, पर टेलीग्राम पे मैं डायरेक्ट लिखता हूँ और आपको समझ में आता है। इट्स नथिंग, पहले भी मैं टेलीग्राम वगैरह ज्वाइन नहीं करता था कि क्या नया ऐप वगैरह, बट टेलीग्राम अच्छा है यार, मतलब बहुत आराम से आप उस पर जाके बात कर सकते हो। और एक और चीज़ है, दैट इज़, आप ये है ना, आप ये स्कैन कर लो, दिस इज़ फीडबैक फॉर्म, है ना, इससे मुझे पता चलते रहेगा कि क्या चीज़ों पे मैं इम्प्रूव कर सकता हूँ। बाकी स्टे ट्यून्ड, टेलीग्राम ज्वाइन करो, पूरे एग्जाम्स में फोड़ना है, एआई की टेंशन नहीं लेनी, अपन बहुत अच्छे से एआई करेंगे। बस कीप ऑन लर्निंग विद मी। नोट्स जो हैं इसके मैं एज इट इज़ शेयर कर दूंगा आपको, पीडीएफ नोट्स भी इसमें मिलने वाले हैं। ठीक है, पूरा क्लियर रहेगा, हम लोग आराम से इसको करते हैं। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन इन द नेक्स्ट लेक्चर।